This conference will now be recorded. नमस्कार। आज 30 अप्रैल आपका सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है। आयुर्वेदीय और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित आयुर्वेदीय अभ्यास माला में आज का व्याख्यान वैद्य सौ इला भोर मैडम हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही है। उनका आज का व्याख्यान का विषय है हिमालयन वनस्पतियों की शास्त्र एवं सद्यकालीन समीक्षा। परसों उन्होंने इसी का पहला भाग व्याख्या के स्वरूप में प्रस्तुत किया था। आज दूसरा भाग वो हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही है। मैं सभी के तरफ से इला भोर मैडम को ऐसी विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपना विषय शुरू करें। नमस्ते, मैं शुरुआत करती हूँ। इस व्याख्यान की शुरुआत सबसे पहले मैं भगवान धन्वंतरी जी और शिव जी जो पूरे हिमालय के चरचर में बसे हुए हैं उनको नमन करते हुए आज की शुरुआत करती हूँ। और शुरू में ये आयुर्वेदीय और टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने जो मेरा जो भी कुछ थोड़ा सा अभ्यास जो है वो आप लोगों को के साथ शेयर करने का जो अवसर प्राप्त करके दिया है उसके लिए मैं हमेशा उनकी सदैव आभारी हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये आयुर्वेदीय के ये मेरे सभी गुरुजन जो है उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और एक बात बताती हूँ कि आयुर्वेदीय का दूसरा जुड़े रहना, हमेशा आयुर्वेदीय के सभी गुरुजनों ने हमें यही सिखाया है। और आज की तारीख में देखा जाए तो द्रव्य गुण का या पूरे जागतिक स्तर पे जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, हर्बल ड्रग्स का रिसर्च और उनकी जग पूरी तरह उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहा है और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और उसके ऊपर अलग अलग तरीके से रिसर्च ये चल रहा है। लेकिन इसमें से कई बार ऐसे मैं देखती हूँ कि लिटरेरी जो काम है, लिटरेरी रिसर्च या शास्त्रों में हमें अगर आयुर्वेद चिकित्सा में द्रव्यों का उपयोग करना है तो शास्त्रों में ग्रंथों को क्या अपेक्षित है द्रव्य के बारे में, वो हम बहुत बार उसके ऊपर बहुत सा काम होना अभी भी बाकी है और उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता। और बाकी जो है उसकी अलग अलग एक्टिविटीज की शायद आज की तारीख में उसका भी एक अपना महत्व है, लेकिन हमको शास्त्रों से जुड़े रहना चाहिए, ये जो आयुर्वेदीय ने सिखाया है। तो मैं उसी के पथ पे चलते हुए मेरा अभ्यास हमारा चल रहा है। तो ये बात बताते हुए मैं आगे चलती हूँ। आज हम जो पार्ट 2 में जो देखेंगे, पहले हमने 28 या 30 वनस्पति जो देखी थी उसमें जो सभी इम्पोर्टेंट बहुत कॉमनली जो हम यूज करते थे जैसे जटामासी है, तगर है, अतिरिशा है, वचनाभ जैसे बहुत से द्रव्यों के बारे में हमने पिछले भाग में देखा। और हिमालय क्या है, हिमालय का वर्णन अन्य शास्त्रों में क्या किया हुआ है, हमारे आयुर्वेद में उसके अलग अलग देश और उस देश के निहाय वनस्पतियां कहाँ उनका उद्भव उनके बारे में हमने पिछली बार बताया। इसके लिए वो भाग अभी मैं छोड़ के डायरेक्टली जो आगे वाला जो वनस्पतियों के साथ शुरुआत करती हूँ और आगे जाती हूँ। हम पहला देखेंगे कि कटफल, जो आज का हमारा द्रव्य से हम शुरू करते हैं। कटफल जो है तो उसके बारे में ग्रंथोक्त संधानीय है, शुक्रशोधन है। कटफल के आज ये जो वनस्पतियों का वर्णन है फिर से एक बार मैं दोहराना चाहती हूँ कि उनका परिचय स्वरूपात्मक ही जो प्रेजेंटेशन आज के व्याख्यान का विषय है। ज्यादा से ज्यादा उनके गुणकर्म के ऊपर हम आज नहीं बोलने वाले हैं। और अलग अलग टीकाकारों ने सभी बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, निघंटु और सभी ये ग्रंथों के जो टीकाकार है उन्होंने अलग अलग द्रव्य के बारे में क्या बताया है, तो उनके परिचय स्वरूपात्मक हम बात करने वाले हैं। तो कटफल का जैसे वर्णन किया हुआ है, जो कैटर्य, पर्वत निम्ब कैटर्य, ऐसा एक उल्लेख जो है ज्योतिषचंद्र सरस्वती जी ने किया है। काल मतलब कटफल नाम से उसमें फल ऐसा कटफल नाम से है, फिर भी उसकी त्वग जो है वो उसका उपयोग किया जाता है महावल्क,
उसकी त्वक जो है वो पूती गंध, एक उग्रगंधी थोड़ी त्वक उसकी है, क्षवकारकम, ऐसा शोढल ने भी बताया हुआ है। तो कटपल, सोमवलकल, कायापल ऐसे नामों से कटपल जाना जाता है। वो कैसा दिखता है? कटपल भी है जो हिमालय में बहुत ऊंचाई पे नहीं मिलता, एक 4-5 हजार फीट के हाइट पे, 3,000 से 5,000 तक कटपल के बहुत बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होता है, और उसकी जो त्वक होती है कटपल की, उसका उपयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो कटपल के फल जो होते हैं वो एडिबल फ्रूट्स है। लोकल, वहां जहाँ कटपल के पेड़ होते हैं तो वहां के लोकल मार्केट में ये फल खाए जाते हैं। तो कटपल त्वक, इसका उपयोग करना हम करते हैं आयुर्वेदीय चिकित्सा में। ये कटपल त्वक का मार्केट सैंपल है। और कई बार कटपल कटपल कायफल नाम से मार्केट में कटपल का मतलब फल आते हैं। अभी देखा जाए तो कटपल का ओरिजिनल फल कैसे दिखता है ये मैंने आपको दिखाया, और मार्केट में कटपल नाम से ये फल मिलते हैं। तो एक जगह पे शिरो विरेचन भी है कटपल, और संधानीय भी है, व्रणरोपक है, लेकिन ये फल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती कि क्योंकि त्वक का उपयोग ही बहुत ज्यादा किया है। सिर्फ मार्केट में कटपल का फल नाम से ये आता है, ये आप सबको बताने के लिए मैंने ये फोटो रखा है। हम अगला द्रव्य देखेंगे, पाषाण भेद। पाषाण भेद जो है तो नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि भेद, भिन्नति जो पत्थर को भेदता है, जैसे अश्म भेद, मूत्राश्मरी भेदन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उत्तरापथिक ऐसा ही उसको बताया है। तो पाषाण भेद नाम से आज अलग अलग द्रव्य भारत के अलग अलग जगहों पे यूज किए जाते हैं। जो भी मूत्राश्मरी भेदन के काम करते हैं तो लोकली बहुत से द्रव्य है, लेकिन आज का हमारा विषय जो है जो हिमालयन वनौषधियों के बारे में है, तो हिमालय में मिलने वाला जो पाषाण भेद है उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वो ये है कि वर्जीनिया सीलिएटा, ये जो है तो उसका एक मैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत से एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो बताना चाहूंगी कि ये जो उसके जो जड़ें होती है, उसका रूट जो जड़ है, मूल उसका अपेक्षित है उसका उपयोग करना। और वो ऐसे हमेशा पर्वतों को भेदते हुए, जैसे कटुका के बारे में मैंने बताया था, जैसे पर्वतों को भेदते हुए पत्थर के नीचे, ऐसे ही वो ज्यादा आता है। तो शायद उसकी वजह से भी उसका कर्म ऐसा होता है भेदन। एक चक्रपाणी का एक रेफरेंस है जो मैं बताना चाहूंगी कि कुष्ठ चिकित्सा में, श्वेत कुष्ठ चिकित्सा में एक उपयोग आया है लेली तक नाम से। तो चक्रपाणी उसको कहते हैं कि लेली तक मतलब पाषाण भेद जो उत्तरापति कहे ऐसे। तो ये एक थोड़ा अलग सी बात है इसके लिए। तो पर्वत भी वो ऊंचाई पे ही 7 से 8 हजार फीट के आगे ही इतनी ऊंचाई पर पाषाण भेद हमें मिलते हैं। फिर 8-10 हजार फीट तक पाषाण भेद मिलता है। और जैसे ये पाषाण भेद जो है अश्म भेद मतलब अश्मरी भेदन करने वाला, जो पत्थरों चट्टानों से ही उसकी जड़ें अंदर अंदर गंभीर उसकी जड़ें जाती हुई दिखती है। ये छोटा क्षुप होता है, ऐसे जैसे ये फोटो मैंने दिखाया कि पर्वत भेद या ऐसा, ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसका एक जो आइडेंटिफिकेशन जो कैरेक्टर मार्क जो है, तो उसका पहले सीलिएटा, वर्जीनिया या सीलिएटा मतलब उसके जो पत्ते हैं उसको कड़ाए जो होती है मागचं घ्यायचं। पाषाण भेद हम फिर से लेते हैं, शायद थोड़ा आवाज कट हो रहा है। पाषाण भेद अश्म भेद
पत्थरों चट्टानों से उसकी जड़ें जो अंदर अंदर जाती है, हमेशा वो पत्थरों से ही लगा हुआ हमको नेचुरल फील्ड में अगर देखा जाए तो 8,000 की फीट 7-8 हजार के ऊपर ही पाषाण भेद मिलता है। ये भी हाई एल्टीट्यूड का ही प्लांट है और उसकी चट्टाने जो है, चट्टानों के अंदर अंदर उसकी जड़ें जो जाती है और उसके मूल का ही उपयोग होता है। एक जो आइडेंटिफिकेशन जो कैरेक्टर है वर्जीनिया सिलिएटा, जो सिलिया है उसकी जो कड़ाई होती है उसके पत्र की, तो ये हम देख सकते हैं और उसकी मूल का उपयोग होता है। अभी हम आगे जाएंगे। जो अगला द्रव्य है मुंजातक, मतलब ग्रंथों में जो मुंजातक नाम से जो आया है, तो दल्लण हेमाद्री ने बताया कि काश्मीर प्रसिद्ध उत्तरापथज ऐसा स्वल्पकंद है। ये जो है मुंजातक डैक्टिलोरिजा हेटेजेरिया ऐसा जो उसका नाम है, तो ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ही मिलता है। 14,000 फीट के ऊपर ही, 14, 15, 16,000 फीट के ऊपर ही उसके कंद मिलते हैं। और उसके जो कंद है उसको हिमालयन मार्श ऑर्किड ऐसे कहते हैं। तो उस जमाने में भी चक्रदत्त के मध्यकाल में शायद उसकी जो प्राप्ति थी वो थोड़ी कम होती जा रही थी, इसके लिए उसकी अभाव में ताल मज्जक ये लेने के लिए बोला है। तो मुंजातक उसका एक कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसको सालम पंजा करके ये मार्केट में आता है। मार्केट में पंजा या सालम पंजा नाम से, तो जैसे हम हाथ की जो अंगुलियां रहती है उस तरह की उसकी जड़ें जो कंद होते हैं। तो डल्लण और हेमाद्री ने कहा हुआ जो मुंजातक जो द्रव्य है वो शायद यही है। ये उसका क्षुप होता है, ये उसके फूल है और उसकी जो जड़ें है पंजे की तरह, इसलिए उसको सालम पंजा बोलते हैं। तो शायद ये द्रव्य रहेगा मुंजातक के नाम से। जो द्रव्य गुण के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इसके बारे में यही द्रव्य का विवेचन किया हुआ है। अगला ऐसा ही एक अप्रकाशित द्रव्य जो है, हम उसके बारे में बोलेंगे जातुकंद। जो संहिता में मैंने पिछली बार एक बोला था गूगली करके, तो संहिता में मतलब दल्हन में और संहितोक्त जो गूगल या गूगली नाम से जो टीकाकारों ने बताया हुए कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि ऐसे लगता है कि जिनको एक सुगंधी द्रव्य है। बहुत से उत्तरापथिक हिमालयन ऐसे हैं जिनको गंध है और जिनका निर्यास कुछ होता है गंध युक्त, और धूपन या गंध कर्म के लिए उसका उपयोग होता है। तो ऐसे द्रव्यों को गूगल उसका लोकल नाम भी, ये जो जातुकंद जूरीना डोलोमिया जैसे नाम का है, जो ये भी हाई एल्टीट्यूड पे 11-12 हजार फीट के ऊपर उस एल्टीट्यूड पे ही ये मिलता है। ये भी एंडेंजर्ड है और इसका एक चक्रपाणी में एक जगह पे उसका उल्लेख किया है कि मूलक पर्णी। तो हम देख सकते हैं कि उसके जो पत्ते हैं कि मूली के पत्ते की जैसा उसका साधन में है, इसके लिए शायद मूलक पर्णी गुगलू। और ये जो जातुकंद जो संहिताओं में बताया हुआ है वो शायद ये जुरेनिया जो है, जिसको लोकली गूगल या गूगली करके जाना जाता है, वो ये है। इस पार्ट 2 में हम थोड़े अप्रकाशित जो द्रव्य है थोड़े थोड़े वो भी देखने वाले हैं। जिस तरीके से संहिताओं में मेरा जो बहुत साल से हमारा अध्ययन का जो विषय रहा है कि हिमालयन और चरक संहिताओं में आए हुए हिमालयन द्रव्य, तो उसके लिए मैंने थोड़े अप्रकाशित जो मार्केट में नहीं आते, वहाँ के लोकल यूज होते हैं ऐसे द्रव्यों का मैंने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है कुछ कुछ। तो ये एक द्रव्य है हपूषा, जो कई कल्पनाओं में भी आया हुआ है। हपूषा नाम ऐसा है कि अलग अलग दूसरे द्रव्यों को भी हपूषा नाम है, जैसे गोरखमुंडी है। तो हपूषा नाम से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम देखेंगे कि संहिता में एक हपूषा ही बताई हुई है। भावप्रकाश निघंटु में भावप्रकाश ने 2 हपूषा बताई। जैसे एक जो प्रथम हपूषा है मत्स्य सदृश विस्रगंधी, ऐसी रहने वाली जो है उसका फल, और दूसरा जो है अश्वत्थ फला, अश्वत्थ फल सदृश दिखने वाली और मत्स्यगंधी ऐसे रहने वाली, ऐसे 2 फल हपूषा के नाम से जो उन्होंने बताए हुए हैं। आज के जमाने में
जूनिपेरस कम्युनिस, जूनिपेरस की बहुत सी स्पीशीज होती है और जूनिपेरस ये जो प्लांट है, ये जो है ये मार्केट सैंपल है, हाउबेर करके आता है मार्केट में उसके फल। तो ये जो है जूनिपेरस की बहुत वैरायटी होती है। तो शायद ये एक जो है प्रथम जो है, और दूसरा जो है वो अश्वत्थ फला। तो बापालाल जी और रामहर्ष सिंह, उनका एक कहना है कि द्वितीय हपुषा शायद चिल्लक जो है कैसेरिया स्पीशीज है, उसका फल जो है जो मांसवर्ण, दुर्गंधित और फिश पॉइजनिंग के लिए उपयोग होता है। तो बलवंत सिंह जी यही कहते हैं कि चिल्लक फल लेना चाहिए। तो हम प्रथम हपुषा देखेंगे कि जो हिमालयन है, ये है जूनिपेरस कम्युनिस। जूनिपेरस मैंने पिछले पहले पार्ट में जो वीडियो दिखाए थे कि ये स्पेसिफिक अगर प्रदेश निहाय देखा जाए तो कश्मीर, लेह, लद्दाख के जो ड्राई डेजर्ट हाई एल्टीट्यूड जो रीजन है, 10-12 हजार फीट के ऊपर ही जूनिपेरस कम्युनिस ये जो स्पीशीज है जिसके फल यूज होते हैं, और ये जो पौधा होता है तो उसको उग्रगंध भी होता है एक तरह का। तो ये बताया हुआ है कि ये हमें लेना चाहिए। तो ये वो वीडियो में हमने ऐसे उसके जो बुशी पैचेस जो होते हैं 12,000 फीट के, तो वो मैंने दिखाए थे। उसकी अलग अलग स्पीशीज, मतलब वहाँ के लेह लद्दाख के लोगों का जूनिपेरस ये होली प्लांट है। बहुत से, मतलब वहाँ पे वैसे वेजिटेशन बहुत कम है, जैसे उत्तराखंड गढ़वाल में और अलग अलग हिमालय के एरिया में जैसे बहुत डेंस वेजिटेशन है, बायोडाइवर्स ऐसा। तो लद्दाख में बहुत कम है और स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। तो जूनिपेरस ये जो है, यही के अलग अलग स्पीशीज वहाँ पे होती है। तो हमारे यहाँ पे जैसे प्रिजर्व किए होते हैं अलग अलग प्लांट्स, वैसे उनको ये जूनिपेरस के प्लांट्स जो है वहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये माइक्रोपोरा और इंडिका ऐसे जो स्पीशीज है, सभी को गंध होता है। अगला हम द्रव्य देखेंगे सोम। सोम जो संहित वेद काल से सोम का वर्णन आया हुआ है, और सोमवल्ली, सोम रसपान, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। चरक, सुश्रुत, सभी दिव्य औषधियों में सोम का जो वर्णन है कि औषधि राज जो हिमालय में, और सभी औषधियों का राजा जिसको कहा है, और उसको उसके जो पत्ते हैं कि सोम की तरह से पूर्णिमा और अमावस्या में, जैसे पूर्णिमा में पत्ते आते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या लेके पत्ते झड़ते हैं धीरे धीरे। तो इस प्रकार के जो पत्ते बताए वृद्धि क्षय उसका होता है। तो वेदोत्तर काल से ही अगर हम उपनिषद काल और देखेंगे तो थोड़ा सोम वहीं पे दुर्लभ हुआ था, और धीरे धीरे संहिताओं में भी उसका थोड़ा सा एक वर्णन जो आता है कि दिव्य औषधि में ये वर्णन चरक संहिता में मिलता है ऐसा सोम। लेकिन सुश्रुत में अगर देखा जाए तो वो सोम शायद उस जमाने में थोड़ा दुर्लभ हुआ था। इसके लिए 24 प्रकार का 24 टाइप सोम के अलग अलग सोम अलग अलग देश निहाय ऐसे बताए हुए हैं। और अगर हम निघंटुओं में देखें तो फिर भाव प्रकाश निघंटु को देखें तो ये सोम का एक वर्णन है, सोमक्षीरी, और उसके बाद में महिषवल्ली या प्रति सोम का भी वर्णन उसके आगे किया हुआ है। तो उसके जैसा ही दिखने वाला रसवीर्य विपा के जो समान है, ऐसा एक प्रति सोमवल्ली ऐसा भी वर्णन किया हुआ है। तो ये जो आज के जमाने में सोम जिसे कहते हैं इफेड्रा जिरार्डियाना, ये जो प्लांट है वो भी लेह लद्दाख जैसे एरिया में ही मिलता है, बाकी किधर भी ये प्लांट नहीं मिलता, जिरार्डियाना जो स्पीशीज है। और वो भी हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, 10-11 हजार फीट से लेके 13 हजार फीट तक सोम के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हमें मिलता है। ये ऐसे उसके पर्व दिखते हैं आज जो इपेड्रा मिलता है उसके, और ये उसके फ्रूट है। तो ये पंचदश पर्वा है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर उसका अभ्यास करना है तो 1 महीने से ज्यादा वहीं पे रह के देखना पड़ेगा। लेकिन ये आज के जमाने में जो इफेड्रा करके जो जाना जाता है वो ये द्रव्य है। और प्रति सोमवल्ली, प्रति सोम जो है, जो आज देखा जाता है कि हम जिसे शेर कहते हैं, सार्कोस्टिमा ब्रेविस्टिक, ये हिमालय छोड़ के अभी पूरे भारत में ड्राई रीजन में बहुत इजीली ये अवेलेबल होता है। तो ये प्रति सोमवल्ली इससे कह सकते।
सोम के बारे में और भी कई कई औषधियां हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं है, और सभी सोम ये सार्कोस्टिग्मा अगर छोड़े तो इंडेंजर ही है। तो इसके लिए जो हिमालय में जो सोम मिलता है इफेड्रा नाम से, और लोकली उसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऐसा दिखता है। उसको पर्व तो होते हैं, जैसा जैसा पेड़ बढ़ता है तो ऐसी दिखने वाली ये वनस्पति होती है। हम आगे दूसरा द्रव्य आगे का देखने वाले हैं, तेजवती। तेजोभा या तुम्बरु नाम से जो प्रसिद्ध है तेजवती, तेजबल ऐसा उसका लोकल नाम है। तो ये दिखती है कांटेदार, ऐसे क्षुप होता है, उसको कांटे होते हैं। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वहां पे ये कई कई वनस्पतियों को जो प्रभाव होते हैं, तो तेजोवा ज़ेंथोज़ैलम आर्मेटम नाम की ये जो स्पीशीज है, ये हिमालय में होती है। हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होती, थोड़ा सा कम अल्टीट्यूड पे, ऐसे 2-3 हजार फीट 4 हजार फीट तक ये मिलती है। और मैंने एक बात ये देखी कि जो हेमकुंड साहिब, जो सिखों का जो पवित्र धर्म स्थान है, तो वहां जाने वाले जो धार्मिक यात्रा के लिए सभी लोग जो जाते हैं, तो ये तेजबल की डंडिया हाथ में पकड़ के लोग जाते हैं। तो उसको एक शायद कुछ प्रभाव है, कुछ मानते हैं वहां पे। तो दंत रोगों के लिए भी वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तुम्बरु, और उसके जो फल रहते हैं तिमरु, उसको लोकल नाम है तिमरु या तुम्बरु, ऐसे ये जो फल है, तो लोकल में अलग अलग आहार में भी उसके मसाले तौर पे उसका उपयोग किया जाता है। और इसी बात से एक बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि इसकी जो महाराष्ट्रियन जो वैरायटी है, मतलब महाराष्ट्र और हिमालय छोड़ के इधर जो मिलती है कोकण प्रांत में भी, ज़ेंथोज़ैलम रेड्सा करके, जो तिरपड़ कहते हैं, तो वो भी मसालों में, कुजीन में, इंडियन कुजीन में बताई हुई है। वो भी सुगंधी है, उसका एक पर्यायी नाम सौरभ नाम है उसका। और निघंट रत्नाकर जैसे जो कई जो ग्रंथ है, तो उसमें उसके जो अलग अलग मसाले, वेस्वार जो कुछ आए हैं, उसमें ये तिरपल का उपयोग किया जाता है महाराष्ट्र में। और जैसे हिमालय रीजन, हिमालय सिक्किम, जहाँ पे ये जो तिमरू जो होता है हिमालय, उसके फलों का भी उपयोग कुजीन में किया जाता है। दूसरा द्रव्य हम देखेंगे शट्टी। शट्टी, शट्ठी और करचू, संहिताओं में और टीकाकारों में उसके ऊपर बहुत से अलग अलग कोटेशंस आए हुए हैं। शट्ठी क्या है, फिर भी शट्ठी जो चारंगधर ने बताया हुआ है कि गंध पलाशी, करचू, जो डल्हन के शुरू के जो कोटेशंस थे कि काश्मीर है प्रसिद्ध, मतलब शट्टी जो द्रव्य है, शट्टी ये काश्मीरोद्भव और हिमालयन रीजन से जो है, वो कौन सा है, वो हिडाचियम स्पाइकेटम, ये जो है शट्टी गंध पलाशी, या उसको वन हल्दी भी कहते हैं, उसको एक सुगंध रहती है, और कश्मीर और हिमालयन रीजन में ये मिलती है। फिर ये कश्मीर है, उसके अभाव में करचूर लेना है, ऐसा एक बात है। वात रोगों के लिए ऐसा भी कहा है करचूर। फिर शट्टी, शट्ठी और करचूर, ऐसे तीनों नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग आए हुए हैं। तो पृथु पलाशिका, उसके चपटे चपटे ऐसे जो मार्केट सैंपल जो आते हैं, उसकी जड़े जो राइजोम होते हैं, षड ग्रंथा सुगंधी होते हैं। तो इस नाम से आज जो जाने जाते हैं वो है कि करचूर जो है उसको द्रविड़ शट्टी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि करकुमा जो हल्दी की जो स्पीशीज है, करकुमा जेडोरिया, जो हिमालय छोड़ के साउथ इंडिया में भी, और जैसे हल्दी जहाँ पे होती है वहां पे सभी जगह ये होती है। तो ये एक जानी जाती है। कपूर कचरी या चंद्रमूल नाम से जो मिलती है मार्केट में, कैम्पेरिया गैलेंगल, उसको भी शटी नाम से वो आते हैं। ये जो जड़ है फीड सैंपल, ये हिडाचियम स्पाइकेटम का है, ये भी बहुत सुगंधी है। जो हिमालयन शटी हिडाचियम जो मिलती है, जैसे जैसे हमारे सोनटक्का जैसे जो उसके फ्लावर्स रहते हैं, फूल, लेकिन बहुत सुगंधित होते हैं, और उसकी जो जड़ें हैं वो हिमालयन जो शटी है, कश्मीर प्रसिद्ध, कश्मीर और हिमालयन रीजन में वो ये है। श्वासहर गण में भी शट्यादि चूर्ण जो प्रसिद्ध है, सब लोग यूज करते हैं, सभी चिकित्सक। ये जो है दूसरा जो है शटी कैम्पेरिया गैलेंगल,
ये जो होता है ये छोटा सा क्षुप पौधा होता है और हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होता। ये हमारे इधर महाराष्ट्र और सभी रीजन में ये होता है। उसके ऐसे फूल आते हैं और उसकी भी जो जड़ होती है ये ऐसी होती है और उसको भी बहुत अच्छी गंध आती है। ये कैम्फेरिया गैलेंगल है। बाजार में कटी नाम से या कपूर कचरी नाम से ये जो ऐसे पृथु पलाश जैसे छोटे छोटे ऐसे जो आते हैं गोल गोल, तो ये मार्केट सैंपल है। और कचोरा का मार्केट सैंपल ये है। तो कचोरा, सादा कचोरा, सुगंधी कचोरा ऐसे करके भी मार्केट में आते हैं। तो ये कचोरा है, ये शक्ति मार्केट में आने वाले। अभी हम अगला द्रव्य देखेंगे, वनत्रपुषी या गिरी पर्पट। इसके बारे में संहिताओं में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। गिरी पर्पट या वनत्रपुषी ऐसे करके एक जगह आया है कि बृहत फला गोडुम्बा, ऐसा उसका वर्णन चक्रपाणी ने किया हुआ है। तो ये पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम नाम की जो वनस्पति है ये आजकल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वहां पे लोकली इसके फल खाए जाते हैं, उसके होते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में मिलता है और औषधियों पे भी उसका उपयोग लोकल वहां पे लोग उसका उपयोग करते हैं, उसकी जड़ों का भी। लेकिन चिकित्सा में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते। लेकिन एंटी कैंसरस करके अभी ये वनस्पति बहुत प्रचलित हुई है और उससे ही वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेट में गई है। नहीं तो नेचुरली 10,000 फीट के ऊपर 12-13 हजार तक उसके जो पौधे होते हैं, मैं बताती हूँ, छोटा सा क्षुप होता है और ऐसे उसके फल लगते हैं। तो गोडुम्बा ये लोकल उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा द्रव्य जो है पीलू, अक्षोड़ और अक्षोट, ये तीनों नाम एक साथ लिए हैं। उसका एक कारण है कि अगर ये सब टीकाकार संहिताओं ने जो कोटेशन दिए हैं तो संहितोक्त पीलू जो था वो थोड़ा उसका जो वर्णन किया है, और दूसरा जो अभी निघंटु और आज के जमाने में हम जो पीलू कहते हैं वो थोड़ा अलग है। तो संहिताओं में पीलू का वर्णन जो किया हुआ है देखो कि वाताम अभिषुक निकोचक आरुक जैसे उत्तरापथिक द्रव्यों में ये फलवर्ग में आया हुआ है। और उसका वर्णन दल्हन ने किया है कि ये जो किंचित उन्नत रेखान्वित पर्वत पीलू करके उसका नाम है और अखरोट इति लोके, ऐसा टीकाकारों ने जो वर्णन किया है कि जो पर्वत पीलू जैसा ऐसे उसके फल रहते हैं, मदन फल के जैसे बाह्य फल उसकी जो त्वचा होती है बाहर का, ये फल मज्जा है और ये मदन फल जैसे दिखते हैं। उसकी स्वादु मज्जा है, स्निग्ध फल, स्वादु फल, ऐसे उसके अलग अलग नाम आए हुए हैं, मधुर फल। और शिरोविरेचन द्रव्य पुष्प, जिसका शिरोविरेचन द्रव्य पुष्प जिसका लेना चाहिए, ऐसा भी विमान स्थान में जो वर्णन आया हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि संहितोक्त पीलू जो था वो ये अखरोट, क्योंकि वहां पे अक्षोटक का अलग अलग अक्षोटक नाम से ज्यादा उपयोग इतना नहीं देखा जाता। तो संहितोक्त पीलू ये अक्षोट या अखरोट जो है, जुगुलेंस रेजिया, ये थोड़ा सा लैटिन नाम में मुझसे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। जुगुलेंस रेजिया ये उसका नाम है, जो अखरोट का नाम है। ये अखरोट के पेड़ है और हिमालयन रीजन में सभी जगह बहुत बड़े बड़े अखरोट के पेड़ होते हैं। और अखरोट वहीं से जो आज मार्केट में अखरोट आते हैं वो वहीं से आते हैं। जो बाद में डल्लन ने ही एक दूसरी जगह पे उत्तर तंत्र में डल्लन का एक जो दूसरा कोटेशन मिलता है कि पीलू उष्ट्र प्रिय गुड़फल, भादानक के पीलू प्रसिद्ध। भादानक देश में जो शायद मरु देश जो है गुजरात या सौराष्ट्र के इधर, जो उष्ट्र प्रिय है गुड़फल जिसके फल जो है एडिबल है, ये जो साल्वाडोरा पर्सिका, ये जो आज के जमाने में हम पीलू जो समझते हैं जो है। और इसका डल्लन का कोटेशन भी इससे पता चलता है कि दो अलग अलग बातें कही है अलग जगह पे। तो इससे हम कह सकते हैं कि शुरू शुरू में संहितोक्त पीलू अखरोट नाम से जाना जाता था, बाद में शायद और वो हिमालयन ही होता है। तो जो मरुदेश में होने वाला ये जो फल है ये बाद में पीलू नाम से धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा मध्यकाल से, ऐसा थोड़ा इसका वर्णन हो सकता है इसका। अगला द्रव्य हम देखेंगे, हैमवती वचा।
वचा और हेमवती वचा लेखनीय गण में आई हुई है। संहिताओं में कई जगह पे हेमवती वचा का उल्लेख किया है। हेमवती वचा, पारसिक वचा या खुरासनी वचा। भाव प्रकाश में भी वचा के 4 भेद जो बताए हैं भाव प्रकाश ने, तो उसमें से एक वचा जो है 4 वचाओं में से, वो हेमवती है जो हिमालय में होने वाली है। तो वो भी हेमवती वचा जो आज के जमाने में थोड़े अलग अलग द्रव्य है नाम से जाने जाते हैं। उसका एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो ग्रंथों में बताया हुआ है कि वचा जो है वो अरुण वर्ण, उसकी जड़ें जो होती है अरुण वर्ण की होती है, और जो सफेद वचा, घोड़ वच भी उसको बोलते हैं, श्वेत वचा जो है वो हेमवती वचा। और भाव प्रकाश में भी मिलते हैं कि उसके हेमवती वचा के मूल को चोक कहते हैं, ऐसा एक वर्णन है। श्वेत वचा, तीक्ष्ण पत्र, इक्षु पत्रिका, इक्षु जैसे इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो ये जो है आइरिस, एक वचा जो हेमवती नाम से जो एक दो द्रव्य जो प्रचलित है, तो आइरिस जर्मैनिका, आइरिस के भी बहुत सी स्पीशीज कश्मीर और हिमालयन रीजन में मिलती है। उसको बहुत सुंदर नीले रंग के अलग अलग वैरायटी में फूल आते हैं। तो उसके अगर पत्ते देखा जाए तो देखो कि हम वचा और हेमवती से ऐसे दूर से देख के हम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये वचा है या हेमवती है। तो ये दिखने में ऐसी दिखती है हेमवती वचा जो है, उसको सफेद वचा भी कहते हैं। और ये जो दूध वचा नाम से जो प्रचलित है, आज भी CCRS और अलग अलग जो हमारी संस्था है वहां पे वो कल्टीवेट की जाती है। तो पेरिस पॉलीफाइला नाम का जो एक पौधा है, तो दूध वच नाम से वो है, बलवंत सिंह जी ने वो निश्चय किया है कि दूध वच, ये जो जड़ें हैं उसकी, वो अंदर से सफेद है और दूध वच है। तो ये पेरिस पॉलीफाइला और आइरिस जर्मैनिका, ये हेमवती वचा कौन सी रहेगी हिमालय में होने वाली। तो ये दो द्रव्य जो है हेमवती वचा नाम से प्रचलित है। फिर हम आगे जाएंगे, ऐसा ही एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंफ्यूजिंग रहने वाला एक पौधा है तिलवक। तिलवक और रौद्र, सभी टीकाकारों ने और निघंटुओं में जो उसके अलग अलग नाम है, पर्यायी नाम एक दूसरे से मिलने के कारण थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजिंग कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। तो तिलवक के बारे में हम ज्यादा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि तिलवक जो स्पीशीज है वो विबर्नम नर्वोसम जो मानी जाती है ठाकुर बलवंत सिंह की यहाँ मत से, तो वो हिमालय में होती है। लोध्र भी सिम्प्लोकस जो है वो भी कई स्पीशीज उसके होते हैं, लेकिन वो हिमालय छोड़ के जो वेस्टर्न घाट में भी उसकी बहुत सारी स्पीशीज मिलती है। तो तिलवक और लोध्र में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देखो, स्वल्परुद्र, पट्टिका लोध्र और शाबर लोध्र, ऐसे 2 प्रकार के लोध्र जो है। तो चरक सूत्र स्थान में पहले ही अध्याय में चरक में हमको षट शोधन वृक्ष में जो तिलवक का नाम आता है, जो शोधन वृक्ष है, तो वहां पे ही चक्रपाणी की टीका जो है वो बताते हैं कि तरु विशेष है। तिलवक जो है, जो विरेचन करने वाला तिलवक जो अपेक्षित है वो तरु है, मतलब बाल लोध्र नहीं है, तरु है। और शाबर लोध्र वो कंसीडर करते हैं। दल्हन ने उसका एक कोटेशन दिया है कि रौद्राकार दिखने वाला, जिसके पत्ते बड़े होते हैं, बृहद पत्र, रक्त त्वक, थोड़ी सी रेडिश पिंकिश ऐसी उसकी त्वक जो होती है और जो विरेचन करने वाला है, तो उसको तिलवक कहना चाहिए, ऐसा जो एक मत है। बाद में उसके जो कोटेशंस आए उसमें थोड़ा फिर से थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि तिलवक पट्टिका लोध्र नाम से जेजट है, तरु लोध्र ऐसे गंगाधर, अलग अलग लोगों ने तरु और तिलवक लोध्र ये तरु है, ये बात एक है। लेकिन कई टीकाकार पट्टिका लोध्र को तिलवक कहते हैं, कई शाबर लोध्र को कहते हैं, ऐसा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है। फिर कल्पस्थान में जो तिलवक का अध्याय है विरेचन के लिए, तो उसी समय बताया हुआ तिलवक का एक जो है, तिलवक का नाम लोध्र है, बृहद पत्र है, तिरीटक उसको बोलते हैं। और तस्य मूल, उसकी मूल की त्वचा लेनी चाहिए, शुष्काम अंतरवल्कल वर्जितम, ऐसा एक कोटेशन दिया है कि अंतरवल्कल, उसकी अंत त्वचा जो है वो इनर बार्क नहीं लेना चाहिए, बाह्य त्वक जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि अंतरवल्कल उसकी कठिन होती है, उसके इसके लिए इसके कारण उसको वो वर्ज करनी चाहिए, ऐसा चक्रपाणी का कोटेशन कल्पस्थान में मिलता है। तो आज जो देखेंगे, और हम देखेंगे कि जो दूसरा वाला लोध्र है वो ग्राही है,
स्तंभन है, रक्तातिसार और इस सभी व्याधियों में स्तंभन कर्म करने वाला एक लोद्र है और एक विरेचन है। तो विबर्नम ये जो स्पीशीज है वो हिमालयन है, उसकी भी बहुत सी स्पीशीज मिलती है। विबर्नम नर्वोजम उसको परगेटिव एक्शन है, उसके आधार पर विरेचन करने वाला लोद्र जो है ये एक है, ऐसे हम कह सकते हैं। ये जो रानीखेत में मैंने देखी थी कि सिम्प्लोकस की जो रेसिमोजा CCRS की एक गार्डन में सिम्प्लोकस रेसिमोजा की एक जो पेड़ जो है वो वहीं पे देखा हुआ है। और जो आज हम जिसको लोद्र कहते हैं, तो वेस्टर्न घाट में भी सिम्प्लोकस की बहुत सी स्पीशीज आती है। सिम्प्लोकस रेसिमोजा जो नाम से जानी जाती है, उसके बहुत सुंदर फल होते हैं। ये जो है वो वेस्टर्न घाट का पौधा है, सिम्प्लोकस रेसिमोजा। और लोद्र नाम से जो मार्केट में आता है ये लोद्र तिलवक लोद्र जो है वो विबर्नम, वो ऐसे नाम से मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं है ज्यादा। लोद्र करके यही मार्केट सैंपल आता है, और अगर हम यूज करते हैं तो स्तंभक उसका जो एक्शन है वो दिखती है। और ये अलग अलग गढ़वाल उत्तराखंड रीजन में लोध नाम से, जिसका लोकल नाम लोध है, तो यही अलग अलग स्पीशीज जो है तो वो मैंने देखी जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अगला द्रव्य हम देखेंगे अम्लवेतस। अम्लवेतस भी बहुत कंट्रोवर्शियल द्रव्य है कि अम्लवेतस नाम से क्या लिया जाए ऐसा। तो अम्लवेतस के बारे में अगर देखा जाए अलग अलग द्रव्य की, वो फल है, रुद्य है। तो थैकल या थैकड़ नाम से उत्तरवंगीय फल विशेष, ऐसे ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी कहते हैं उसको। तो थैकल जो है वो उत्तरवंगीय, गार्सिनिया, अलग अलग द्रव्य जो है। तो जो हिमालयन है वो मैं पहले बताना चाहूंगी कि अभी अम्लवेतस नाम से 3-4 द्रव्य जो प्रचलित है, उसमें से अभी जो एक जो मत है हिप्पोफी रेमनॉइडस शर्मा करके, ये जो पौधा है वो भी लेह लद्दाख रीजन में ही ड्राई डेजर्ट, बहुत ही ड्राई हाई एल्टीट्यूड पे डेजर्ट एरिया में वो मिलता है। और जिसके जो फ्रूट है वो अम्ल रस के होते हैं, एडिबल है। उसका फ्रूट जूस जो स्वरस भी पिया, लोकली उसका उपयोग फ्रूट का बहुत किया जाता है, उसके कई फायदे हैं। तो हिप्पोफी रेमनॉइडस शर्मा नाम के ये जो पौधा है, तो वो अम्लवेतस का एक सोर्स है, जो फल वर्ग में आया हुआ अम्लवेतस है। तो ये एक समझा जाता है, ये है हिप्पोफी रेमनॉइडस शर्मा। और दूसरा अभी अम्लवेतस के तौर पे अभी जो मार्केट में जो अम्लवेतस आता है, मार्केट में देखो ऐसी ये जो जड़ें आती है, तो उसका एक सोर्स है जो कंकुष्ठ के बारे में मैं डिटेल आगे बताने वाली हूँ। लेकिन कंकुष्ठ नाम से जो रम इमोडाई करके जो हिमालयन स्पीशीज आती है, ये ऐसे उसके पौधे दिखते हैं रेवन चीनी के। तो उसकी जो डंडिया होती है, ये लीफ स्टॉक उसकी, तो लीफ स्टॉक जो है उसके पिट्यूल्स, ये अम्लवेतस के नाम से मार्केट में आते हैं। तो ये भी एक सोर्स है अम्लवेतस का। और बाकी और तीसरा जो है, जो थैकल नाम से वंगीय या महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में गार्सिनिया पेडनक्यूलेटा, गार्सिनिया की जो एक दो स्पीशीज है गार्सिनिया पेडनक्यूलेटा, वो भी फल जो है जैसे उसकी गार्सिनिया इंडिका, मतलब वो जो कोकम हम वृक्षाम्ल उसको कहते हैं, तो उसकी जो अलग स्पीशीज है ऐसी दिखने वाली अम्ल रसात्मक वो जो फल है। तो गार्सिनिया जो स्पीशीज है वो भी थैकल नाम से, अम्लवेतस के नाम से जानी जाती है। लेकिन वो हिमालयन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ली। ये जो हिमालयन है, जो रेवन चीनी की लीफ स्टॉक करके मार्केट में ही आते हैं, और जिसको अम्लवेतस का एक सही सोर्स जाना जाए ऐसा एक मत है, ये है अम्लवेतस हिप्पोफी रेमनॉइडा, ये फ्रूट। दूसरा अभी अगला द्रव्य हम देखेंगे, इसका संहिताओं में इतना ज्यादा वर्णन है नहीं, लेकिन वहां पे लोकली और CCRA अलग अलग लोकल जो गवर्नमेंट की जो नर्सरियां होती है या ऐसे, तो वहां पे कल्टीवेट किया जाता है। और जो वाइड मिलता है अर्नेबिया बेंथामी, उसको रतन जोत कहते हैं। और उसकी 2 स्पीशीज मिलती है, अर्नेबिया बेंथामी और अर्नेबिया यूक्रोमा, जिसको लाल जड़ी भी कहते हैं।
तो लोकली वहां पे उसका उपयोग किया जाता है, और ये भी लद्दाख, लेह लद्दाख रीजन का होने वाला पौधा है, और 10-12 हजार फीट के ऊपर मिलने वाला, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वृक्षारोपण करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। तो रतनजोत नाम से ये है, लेकिन आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं, इसके लिए हम आगे जाते हैं। जो कंकुष्ठ और रेवनचिनी के बारे में एक जैसे बताया, तो रम की बहुत बहुत स्पीशीज आती है, रम इमोडी, रम मूर्खुटियानम जैसे अलग अलग है। तो कंकुष्ठ का अगर हम ग्रंथोक्त वर्णन देखेंगे तो उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हेमवती, हेमदुग्धा, कांचनक्षीरी, स्वर्णक्षीरी नाम से अलग अलग द्रव्य जो प्रचलित है। तो अर्जिमोन मेक्सिकाना भी एक द्रव्य जो प्रचलित है, लेकिन वो बेसिकली एक्सोटिक है, वो प्रॉपर इंडिया का नहीं है। और जो हिमालय में मिलता है ये कंकुष्ठ प्रकृति, अरुण दत्त की जो टीका है, तो कंकुष्ठ प्रकृति रहने वाला ये द्रव्य जो है रम एमोडी, उसकी जो जड़े है, तो ये है शोधन के, वो विरेचन काम करती है, लोकली भी विरेचन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका भी एक वर्णन है शारंगधर में कि कंकुष्ठ भेद अर्थ चोक ऐसा। अरुण दत्त एक जगह पे ऐसा कहते हैं कि स्वर्णक्षीरी जो है उसको पियावली ऐसे लोकल नाम है। कंकुष्ठ जो अपरा ऐसा, और अनंता सदृश अपत्रा वो थोड़ा अलग सा रहेगा। एक मत जो है कि हियावली यूफॉर्बिया थम्सोनिया जो स्पीशीज है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन कंकुष्ठ भेद ऐसा जो कहा हुआ है रेवनचिनी को, तो ये भी एंडेंजर्ड ही है, लेकिन 9,000, 10,000, 11, 12,000 फीट तक ये जो मिलती है, उसकी जड़ें भी आती है लोकली, उसकी जड़ें निकाली जाती है, और सभी जगह मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पे तो मिलती है, और विरेचन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला द्रव्य हम देखेंगे पारसी यवानी। पारसी यवानी के बारे में भी टीकाकारों ने थोड़े अलग अलग मत उनके आते हैं। पारसी यमानी का पारस्य देश भव जो है वो पारसिक खुरानी इस नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा शारंगधर की टीका में आया है। और जो अजवायणी नाम से प्रसिद्ध है वो गुर्जर देश की है, ऐसा गुणार्थ दीपिका में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। फिर गंगाधर जी भी उसे कहते हैं कि पारसी यवानी, खुरासनी यवानी, मादका, पारसी यवानी, यवानीवत किरमाणी ओवा, चौहार, चोर ओवा नाम से ये लेनी जानी चाहिए, ऐसा एक मत है। खराशवा नाम से पारसी यमानी, खराशिनी ऐसा भी लोकल नाम गंगाधर जी ने बताया हुआ है। तो पारसी यवानी नाम से आज जो जाना जाता है, जो हिमालयन जो सोर्स है, हायोसाइमस नाइगर नाम का छोटा पौधा होता है, शुक्र, वो भी एंडेंजर्ड है, और 7-8 हजार फीट के ऊपर ही हाई एल्टीट्यूड का ही प्लांट है। ये सोलानेसी मेंबर है, बहुत टॉक्सिक होता है ये, इसके लिए वहां का लोकल नाम, उसको वहां पे स्थानीय लोग भी पागल की बूटी कहते हैं, क्योंकि वो मदकारी है। उसके अगर बीज खाए जाए तो मद के लक्षण दिखते हैं, और वो लोकल लोगों को भी पता है। उसमें से कुछ जो इसमें कुछ स्पीशीज जो आती है कि हायोसाइमस रेटिकुलेटस, ये बलूचिस्तान में होती है, और हायोसाइमस म्यूटिकस जो है पंजाब, सिंध रिवर साइड जो नदी किनारे मिलती है, और वो ज्यादा विषैली होती है। यूनानी में भी सफेद, काली, लाल करके 3 प्रकार पारसी यमानी के बताए, उसमें काली जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, ऐसा बताया। तो पारसी यवानी क्या लेना चाहिए, तो आज हायोसाइमस नाइगर ये जो है ये लेते हैं। आजकल के जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है उसमें पारसी यवानी एक एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक एजेंट की तौर पे उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ग्रंथों में इसका जो वर्णन है, इसके आगे में दमनक, जो भाव प्रकाशोक्त जो दमनक जो है आर्टिमिजिया, क्योंकि उसको भी जो थोड़े नाम है, तो ये बताना चाहूंगी कि आर्टिमिजिया वल्गैरिस ये दमनक है, और पारसी यवानी या कीटमारी यवानी, चौहार जिसे कहते हैं, वो आर्टिमिजिया की, इसकी भी बहुत स्पीशीज मिलती है, और ये हायोसाइमस और जो आर्टिमिजिया है ये भी लेह लद्दाख और ड्राई रीजन में ही हिमालय में हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है। आर्टिमिजिया मारीटीमा करके जो है उसको कीटमारी यवानी लेना चाहिए, ऐसा एक मत है। और जो आर्टिमिजिया एब्सेंटिन जो स्पीशीज है वो भी कश्मीर में मिलती है, तो अफसंतीन उसका यूनानी नाम है, तो वो भी
ले सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा जो है कि खुरासनी यवानी, पारसी केवानी, ऐसे नाम जो है तो खराशवा, तो ये 3 द्रव्य जो है वो प्रचलित है। ये दिखाने के लिए मैंने आर्टिमिजिया की भी जो स्पीशीज है, आर्टिमिजिया वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में भी बहुत मिलती है। अगला द्रव्य हम देखेंगे कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी भी हम आयुर्वेदीय चिकित्सा करते हुए बहुत उसका उपयोग किया जाता है। तो उसके बारे में उस कंट्रोवर्सी नाम से है कर्कट आख्या, डल्लनों से कर्कट आख्या या काक्रोल, चक्रदत्त की जो कहते हैं, कुलीर श्रृंगी, अज श्रृंगी, विषाणिका, ऐसे नाम से बहुत कंट्रोवर्सी है उसमें, अलग अलग लोगों ने। तो वो कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। जो आज प्रचलित मार्केट में जो है तो अजश्रृंगी, कुलीर श्रृंगी या विषाणिका करके जो कर्कट श्रृंगी आती है, तो उसके जो पेड़ है वो भी हिमालयन रीजन में नदी किनारे, जैसे 1-2 हजार फीट से लेके 3-4 हजार फीट तक नदी के किनारे किनारे उसके जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये जो पिस्टाशिया इंटीगरिमा नाम का जो वृक्ष है, तो उस पे आए। बेसिकली कर्कट श्रृंगी जो है कीटक कोश है, कीटक का कोश, उसका फल या कुछ जड़ या ऐसे उसका उपयोग नहीं किया जाता। पिस्टाशिया नाम के पेड़ के ऊपर होने वाले ये गॉल्स है, ये मार्केट सैंपल है पिस्टाशिया का, और ये उसका पेड़ है। उसका ये फोटो यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली मैंने डाला है कि हम जाते जाते रास्तों से गुजरते हुए हम नदी किनारे ये नींब की जैसी दिखती है। नींब वहां पे मिलता नहीं है क्योंकि वो ड्राई रीजन का प्लांट है। तो नींब के जैसे जैसी जो उसके पल्लव जो है ऐसे रेडिश ऐसे टिंज होने वाले, तो हम दूर से भी कर्कट श्रृंगी पहचान सकते हैं। तो उसके लिए ये डाला है फोटो मैंने। कर्कट श्रृंगी नाम से मार्केट में अभी 2 श्रृंगी आती है काकड़ शिंगी नाम से। तो एक लंबी वाली और गोल वाली, ऐसी 2 जो काकड़ शिंगी आती है। तो लंबी वाली काकड़ शिंगी उसका रेट भी ज्यादा होता है। तो ये जो है ये लंबी वाली जो मैंने पहले दिखाया पिस्टाशिया इंटीगरिमा जो पौधा है, पेड़ है, उस पे होने वाले कीटक का कोश है, ये लंबी काकड़ शिंगी नाम से जानी जाती है। और जो गोल काकड़ शिंगी कर्कट श्रृंगी जो आती है, तो हरितकी के जो पेड़ होते हैं, हरितकी के पत्तों के पीछे जो कीटक के कोश जो हमने देखे हैं, तो वो काकड़ शिंगी, गोल काकड़ शिंगी नाम से आते हैं हरितकी के पेड़ पे। ये मैं बताती हूँ। और उसमें जो एक एडल्ट्रेशन होता है कर्कट श्रृंगी में मार्केट में, जो गारुगा पिन्नाटा नाम का महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में मिलने वाला एक पौधा है जो हिमालय में नहीं होता। तो गारुगा पिन्नाटा इस पेड़ को भी ऐसे कीटक की गॉल्स लगते हैं, कीटक कोश, तो वो भी एडल्ट्रेट होते हैं कर्कट श्रृंगी में। तो फिर से हम एक बार देखेंगे कि जो ओरिजिनल कर्कट श्रृंगी लंबी काकड़ी नाम से जो आती है, ये देखो कर्कट श्रृंगी, इसकी टिपिकल अपोजिट है, उसे टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर है। और उसके पल्लव जो है, जैसे अशोक का ताम्र पल्लव है, वैसे ताम्र मंजीरी उसकी जो है उससे हम जाने जाते हैं। तो उस पे होने वाले ये कीटक के कोश हैं। फिर दूसरी जो गोल काकड़ शिंगी करके जो आती है, तो ये है हरितकी के पत्तों पे लगने वाले कीटक कोश। यहाँ पे हम कीड़े देख सकते हैं, जैसे कि वो सुखाए जाते हैं और फिर बाद में गोल काकड़ शिंगी करके मार्केट में आते हैं। और तीसरे जो है जो उसमें एडल्ट्रेटेड जो होते हैं गारुगा पिन्नाटा, ये भी एक कीटक के कोश है, ये गारुगा पिन्नाटा के पेड़ पे लगाए हुए कीटक के कोश है। तो ये कर्कट श्रृंगी के बारे में, क्योंकि ये मार्केट में ऐसे आते हैं इसलिए ये मैंने दिखाया। अब हम अगला द्रव्य देखेंगे, अहिपेन। अहिपेन भी संहितोक्त द्रव्य नहीं है, संहिताओं के बाद निघंटु काल में, बाद में मध्य काल में ही उसका वर्णन और उसका ये आया हुआ है। तो अहिपेन जो है खसफल क्षीरम आकुकम, और 4 प्रकार का अहिपेन निघंट रत्नाकर में। बाकी तो वर्णन बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, मध्यकाल में ही अहिपेन प्रचलित था। निघंट रत्नाकर में 4 प्रकार का अहिपेन बताया है, जारण, मारण, धारण और सारण। और उसके अलग अलग वर्ण भी बताए हुए हैं और उसकी अलग अलग फलश्रुति भी बताई है कि कौन सा अहिपेन क्या करता है। तो आज के जमाने में अहिपेन जो है, और वो इस व्याख्यान में लिए है क्योंकि हिमालय में
8-9 हजार फीट, जैसे उत्तर प्रदेश आज जो बाजार में एहीपेन आता है वो एक उत्तर बनारसी एहीपेन या बिहारी एहीपेन और बंगाल से, ऐसे 2-3 प्रकार के एहीपेन जहाँ उसकी खेती की जाती है और लाइसेंस्ड खेती, उसको लाइसेंस लगता है एहीपेन, उसकी लाइसेंस के बिना बिना परवाना हम एहीपेन यूज नहीं कर सकते। आज के जमाने में वो नॉन बेलेबल ऐसा उसको शिक्षा है उसकी। तो एहीपेन का पेड़ जो दिखता है वो ऐसा है। तो एक बात में जो हमने देखी है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि हम जब कश्मीर में गए थे, हमको एहीपेन लगाने के लिए महाराष्ट्र में भी या कई जगह पे बैन है, और श्रीनगर जैसे जम्मू छोड़ के श्रीनगर जैसे हम जाते हैं तो पूरे श्रीनगर के एरिया में घरों घरों में जैसे हम गुलाब लगाते हैं वैसे एहीपेन के पौधे हैं। तो इससे एहीपेन निकाला जाता है, जो है कच्चा जो फल होता है एहीपेन का, तो उससे निकलने वाला जो निर्यास है उसको आपूक कहते हैं। उसके बाद भाव प्रकाश में उसका जो उसके बीज होते हैं उसको खाकस, तिल भेद, जो तिल जैसे होते हैं छोटे छोटे दिखते हैं, पोस्ता सबको मालूम है कि हम घरों घरों में आहार में उसको यूज करते हैं, तो वो भी धातु शोषक और मुहुर मोहक ऐसा है। तो ये फल है और उसी से निकलने वाले बीज जो है खाकस करके। अगला द्रव्य जो है अगरू। अगरू भी जो है वो भी हिमालय भूत ही, ऐसा ही बताया हुआ है। अगरू क्षेम कुष्ठ जो है तो हिमालय के नॉर्थ ईस्ट हिमालय का जो प्रसिद्ध पौधा जो पेड़ है, ट्री स्पीशीज है, एक्वेलेरिया एगेलोचा, तो वो अगरू नाम से जाना जाता है, इसलिए स्वप्रसिद्ध है। उसके बारे में परिचयात्मक कुछ वर्णन नहीं है क्योंकि वो प्रसिद्ध है बहुत काल से, और वही प्राचीन काल से वो राजा हो और बहुत वैल्यूएबल है। वेदों में, वेदों से लेके उसका तेल का भी उपयोग है और अलग अलग प्रकार जो है। तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऐसी रहने वाली वो बहुत बड़े पेड़ है कि जो आजकल अरुणाचल, आसाम और मणिपुर और इसमें जहाँ पे होते हैं, तो बाद में अलग अलग निघंटुओं में उसके अलग प्रकार आए हैं। कृष्णागरु, भावप्रकाश में 2 ही प्रकार का अगरु बताया है, कृष्णागरु उसमें से श्रेष्ठ है, फिर दाहागरु, काष्ठागरु, स्वादागरु, मांगल्यागरु, ऐसे अलग अलग उसके उपयोग बताए हैं। निघंटु रत्नाकर में भी लेपने, अगरु का एक वैशिष्ट्य कि अगरु शीत प्रशमन द्रव्य, उष्ण वीर्य का है, तो वह 4 रोग के लिए बताया है। तो उन्होंने उसका एक कोटेशन है कि लेपने शीत है, वो लेपन करने से शीत है। प्राशने पित्त रुत है, पौष्टिक लघु ऐसा है। उसका चूर्ण पित्त कर है, कर्ण रूप नेत्र रोग में ऐसा भी इसका उपयोग है। धूप योग्य, अगरबत्ती नाम ही अगरू से आया हुआ है कि धूप सुगंधी द्रव्य के तौर पे धूप के लिए, और उसका तेल भी उसके उपयोग करते थे। उद्वर्तन के लिए और लेप के लिए अगरू का संहिताओं में प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। अगरवादी तेल जो सबको पता है प्रसिद्ध है। जो ग्राह्य अग्राह्य अगरू के भी लक्षण बताए हुए हैं। तो निश्चल करने, चक्रदत्त के टीकाकार ने या पृथ्वी सिंह का एक कोटेशन दिया है, काकतुंड सन्निभ गुरु स्निग्ध कृष्ण वर्ण का, भाव प्रकाश ने भी ऐसा ही बताया हुआ है। ऐसा अगरू जो कृष्ण वर्ण का है वो ग्राह्य है, और शालमली काष्ठ के जैसा असार पांडुर लघु ऐसा रहने वाला जो अगरू है वो अग्राह्य। ऐसे अगरू के बारे में बताया हुआ। अगरू के पेड़ जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन में होते हैं, बहुत ऊंचाई पे नहीं होते। तो ये पेड़ जो है वो महाराष्ट्र में भी हमने कोकण में जहाँ पे बहुत से औषधि पौधे लगाए हैं, औषधि वनस्पति का जो गार्डन हमने बनाया है, तो वहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अगरू, इसके लिए वहाँ पे बहुत से अगरू के पेड़ लगाए हैं और बहुत अच्छे वो बड़े बड़े हुए हैं। तो अगरू कोकण में भी बहुत अच्छे अगरू के पेड़ आते हैं। तो अगरू का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मैं बताना चाहूंगी कि वेवी मार्जिन, देखो उसको पत्तों को जैसे बकुल के पत्ते होते हैं ना, वैसी वेवी मार्जिन उसको देखती है, और अगरू के ये फूल रहते हैं ऐसे। तो ये अगरू सुगंधी द्रव्य, उसका काष्ठ सार भाग जो है तो उसको कृमि जगद एक नाम है। तो 30-50 साल के सार में जो कृमि ने जो उसका सिक्रीशन जो होता है उसकी वजह से उसको
इन्फेक्शन होके फिर रेजिनस पार्ट जो सिक्रेट करते हैं सार के ऊपर, उसके बाद वो काला हो जाता है। तो आयुर्वेद में अपेक्षित जो सुगंधी त्वच जो अगरु बताया हुआ है, तो वही अगरु अपेक्षित है ग्राही। इसके लिए कृष्णागरु श्रेष्ठ है। शायद वो सभी पेड़ को नहीं, और अलग अलग मतलब पौधे अलग अलग साल के में एक स्पेसिफिक अवस्था में वो इन्फेक्शन होता रहेगा, ऐसा एक बात। इसलिए काकतुंड सन्निभ जो कृष्ण वर्ण का जो अगरु है, वो मार्केट सैंपल ऐसा है अगरु का। उसी काल से आज भी अगरु अच्छा क्वालिटी का उत्तम अगरु मिलना दुर्लभ है। वो उस वक्त में भी राजा रहा था, आज भी है। अभी हम दूसरा एक होने वाला और बहुत जो वैल्यूएबल ऐसा और एक द्रव्य देखने वाले, कस्तूरी। कस्तूरी जांगम द्रव्य है, फिर भी यहाँ पे हमने लिया है। ये आप देख सकते हैं कस्तूरी मृग। CCRS का जो एक हार्टिट्यूड का गार्डन है कुमाऊं में, तो वहां पे उन्होंने कस्तूरी मृग पाले हुए। नेचुरली कस्तूरी मृग बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, 10-12 हजार फीट के आगे। वो हमेशा बर्फीले पहाड़ों पे ही रहते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो नेचुरली कस्तूरी मृग जो मिलते हैं। तो ग्रंथों में इसका जो वर्णन आया है, तो कस्तूरी मृग का नाम है लैटिन नाम। तो 3 प्रकार की कस्तूरी मिलती है भाव प्रकाश में, जिसका वर्णन है। काम रूपोद्भवा जो कस्तूरी है वो श्रेष्ठ है, जो कृष्ण वर्ण की होती है। मृग नाभि की मृग नाभि से कस्तूरी, इस मृग नाभि से कस्तूरी निकाली जाती है। दूसरी जो मध्यम प्रकार की जो कस्तूरी जो है नेपाली कपिला, ऐसा कृष्णा। अलग अलग निगोंटों में थोड़ा सा मतलब भेद है उसमें। जो कश्मीरी, लेकिन कश्मीर में मिलने वाले कस्तूरी मृग की जो कस्तूरी है वो पिंगला कपिल छाया दिखने वाली है, और वो अधम है। जैसे केशर है कुमकुम, वो कश्मीरी जो है वो उत्तम प्रकार का है, उत्तम है। और कस्तूरी जो है वो कामरूपोद्भवा जो है वो श्रेष्ठ है, मतलब आसाम और उस रीजन में मिलने वाली। फिर कस्तूरी राज निघंटु में तो कस्तूरी का गंध भेद, अलग अलग जो मृग है कस्तूरी मृग, बाल अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अगर कस्तूरी मृग है तो उसके अनुसार कस्तूरी के गंध में भी अलग अलग भेद दिखता है। दुष्ट कस्तूरी का लक्षण क्या है, उसकी परीक्षा क्या है, ऐसे बहुत से कोटेशन है, लेकिन विस्तार भय से वो मैंने लिए नहीं है यहाँ पे। और एक वर्णन उसका आया है कि कस्तूरी का 5 प्रकार की कस्तूरी बताई हुई है। खरीका, तिलका, कुलत्थजा, और जो ये एक नाड़ी का, ये जो कस्तूरी जो है, तो चूर्णाकृति खलिका, तिलाभा जो तिलाकृति होती है, कुलत्थ भी जैसी जो होती है वो कुलत्थ सदृशा, ये स्थूला जो है, और अधिक स्थूला, मतलब ये दो। अभी ये जो कस्तूरी है नायिका, और ये पता नहीं कि वो क्या स्टेजेस है, लेकिन राजनुगंटु में उसका उल्लेख है, और उसकी राजभोग्या या उत्तम ग्राह्य कस्तूरी का वर्णन उन्होंने किया है। स्वादे तिक्ता, पिंजरा, केतकी जैसा जो उसका हो, जो तुलने में लघु हो, और पानी में डाल तो उसका वर्ण छोड़ती, वो कस्तूरी सबसे उत्तम है। CCRS के गार्डन में उन्होंने जो एक कस्तूरी निकालने के जो तरीके सेट किए हुए हैं संशोधन करके, तो उससे कस्तूरी मृग को कुछ हानि, बिना हानि पहुंचाए हुए साल में 6 बार कस्तूरी निकाली जाती है वहां से। तो ये थोड़ा सा उसका वर्णन है। कस्तूरी मृग के बारे में जो वर्णन है वो हमें चक्रपाणी बताते हैं कि चतुर्दौष्ट्र, कार्तिका पूरे प्रसिद्ध है। ऐसे उसका कस्तूरी मृग के बारे में, उसके 4 दांत होते हैं, 2 अंदर नीचू के ऐसे होते हैं, और 2 बाहर के। तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी ने भी ऐसे कहा है कि स्वदौष्ट्रा कस्तूरी मृग नाम का जो उल्लेख है उन्होंने किया है, कि जिसको 4 दांत होते हैं। तो ये जो मृग है वो दिखने में थोड़ा कृष्णवर्णी, बहुत सुंदर नहीं होता, और उसके बहुत कराल, ऐसा भी उसका एक नाम है, बहुत बड़े बड़े ऐसे दांत होते हैं उसको। तो उसकी नाभि से कस्तूरी निकाली जाती। अभी कस्तूरी की जैसे ही मौल्यवान वैल्यूएबल रहने वाला जो दूसरा द्रव्य है केशर, कुमकुम केशर। संहिताओं में बहुत अलग अलग प्रकार से केशर आए हैं। पद्म केशर भी है, पुन्नाग है, नाग केशर है, कुमकुम केशर है।
तो अभी हम सिर्फ हिमालयन जो केसर है, जो कश्मीरज है, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये कुमकुम केसर कश्मीर प्रदेश निहाय, आज के जमाने में भी हिमाचल या उत्तराखंड में थोड़ी अलग अलग जगह पे केसर की खेती करने की प्रयास किया था लोकल लोगों ने, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए कश्मीर जो है, कश्मीर में पंपोर और किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उसकी खेती की जाती है, कल्टीवेशन। तो कश्मीर देश जो केसर है वो सबसे श्रेष्ठ है। सूक्ष्म केसर होते हैं उसके, पद्मगंधी उत्तम प्रकार के जो होते हैं। 3 प्रकार के केसर बताए हुए हैं भाव प्रकाश में। दूसरा जो बाल्मीक देश से आता है वो पांडुर ऐसा होता है, केतकी गंध युक्त, वो मध्यम है। और जो पारसिक देश से जो केसर आता है वो मधुगंधी ईशत पांडुर वर्ण, और वो कम होता है। ऐसे 10-12 प्रकार के केसर आजकल मार्केट में अवेलेबल है। इसमें कश्मीरी, स्पेनिश और ईरानी, ऐसे 3 केसर जो है वो उसमें से मार्केट में आते हैं, और उस क्वालिटी वाइज उसमें रेट होते हैं। तो केसर के बारे में भी, ग्राह्य केसर कैसे है, कश्मीर जो है सूक्ष्म, स्निग्ध, मधुगंधी, अलग अलग उसके बारे में बताया है केसर का। अग्राह्य जो है वो निश्चल करने स्पेसिफिक, उसका वर्णन खदीराकृति, रक्त तैल संकाशम ऐसा जो है, तो वो केसर जो है वो हीन प्रकार का केसर है। राज निघंटू ने अन्य कुमकुम करके एक तृण कुमकुम बताया है, लेकिन वो क्या है वो उसके बारे में मैं नहीं बता सकती। आजकल कल्टीवेशन ही केसर का किया जाता है, नेचुरली इतना होता नहीं, और स्पेसिफिक उसको कश्मीर प्रदेश ही उसका स्पेसिफिक प्रदेश है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर भी उसके छोटे छोटे कंद रहते हैं केसर केसर के, और वो कंद कश्मीर से हम गए थे तो जब लगाए तो महाराष्ट्र में केसर के पौधे, केसर के ये आए हुए केसर के पौधा है, वो मैं दिखाती हूँ कि बाद में उसको फूल, अक्टूबर महीने में उसको फूल आते हैं, और एक 5 दिन या 7 दिन, बहुत कम कालावधि में फूल आते हैं, और वही उसके फूल जो केसर जो है, स्त्री केसर, महाराष्ट्र में जो है उसका पूरा फूल खिला नहीं, लेकिन वहां पे हमारे कॉलेज में भी मैंने केसर लगाया था, वहीं पे भी केसर आया, और थोड़ा आके सिर्फ इतना कि उसका फूल जितना कश्मीर में फूलता है वैसा नहीं हुआ। तो 2 प्रकार के केसर जो मार्केट में आते हैं, उसकी पहचान कैसे की जाती है। कश्मीरी केसर सबसे श्रेष्ठ बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ है वो थोड़ा मोटा होता है कश्मीरी केसर। और ये जो ईरानी केसर जो होता है, स्पेनिश और ईरानी जो है वो थोड़ा पतला होता है। स्पेनिश जो है उससे भी ज्यादा उसकी जो ये लंबाई उसकी ज्यादा होती है। ऐसा केसर जो है मार्केट में आता है, सबसे उत्तम जो है क्वालिटी का वो कश्मीरी है, और वो बहुत मूल्यवान है, रेट उसका बहुत ज्यादा है। ऐसी जो कश्मीर में हम देखा जाए तो ऐसी गुच्छी करके केसर मिलता है गुच्छियों में, ये ऐसा दिखता है। स्त्री केसर जो भाग होता है फूलों का, फूल में से पुंकेसर और स्त्री केसर जो है, तो स्त्री केसर जो है वो कुमकुम केसर अपेक्षित है। कश्मीर में जो पंपोर में जैसे खेती की जाती है तो स्पेसिफिक सीजन में है मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रक्तवर्णी जो है ये केसर जो है, तो ऐसी उसको खेती और उसके फूल निकाले जाते हैं। हम बाद में देखेंगे कर्पूर, कर्पूर भी सुगंधी द्रव्य है। कर्पूर के बारे में भी बहुत सा वर्णन है। आज सीताभ्र, हिमवालु, घनसार उसको कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार वर्णन है कर्पूर के, पक्व कर्पूर और अपक्व कर्पूर, ऐसा 2 प्रकार के कर्पूर है। फिर अपक्व कर्पूर के भी 3 प्रकार कैयदेव ने बताए हैं, और बाद में निघंटु रत्नाकर, राज निघंटु में भी है। ईशावास जो अत्यंत शीत है, श्रेष्ठ प्रकार है ये। हिम जो है वो पांडुर वर्ण का होता है। पोताश्रय जो है वो अल्पश्वेत, ऐसा 3 प्रकार के है। फिर से भास्कर कर्पूर, पर्ण कर्पूर, चिनाक कर्पूर, ऐसा वर्णन है। भाव प्रकाश में भी चिनाक कर्पूर, चीनिया करके बताया हुआ। तो ऐसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार कर्पूर नाम से हम 4 प्रकार से कर्पूर निकाल सकते हैं। एक है चिनाक कर्पूर, दूसरा है भीमसेनी कर्पूर, पत्री या नागी कर्पूर, और कृत्रिम कर्पूर जो सिंथेटिक जो बनाया जाता है कृत्रिम रीति से। तो कर्पूर जो एडिबल कर्पूर है, पाचा कर्पूर भी उसको कहते हैं, जो भीमसेनी कर्पूर है,
और वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये कर्पूर का पेड़ है, पौधा है। कर्पूर भी बहुत हाई एल्टीट्यूड पे नहीं होता, लेकिन हिमालय, चीन, तिब्बत और इस रीजन में कर्पूर के पेड़ बहुत से होते हैं। शालिग्राम निघंटु में भी त्रिविध कर्पूर के लक्षण बताए। वो बहुत ज्यादा वर्णन करके नहीं देख सकते, लेकिन शिरा, मध्य, तल, जो स्तंभाग्रज है और गर्भज जो है वो श्रेष्ठ कर्पूर है। मध्य भाग में होता रहने वाला कर्पूर जिससे निकाला जाता है शायद पेड़ के, वो मध्य रहेगा। और पर्णतल में जो जिसे कर्पूर निकाला जाता है वो थोड़ा कम क्वालिटी का ऐसा है। और उसमें भी ग्राह्यता बताई हुई है राज निघंटु ने कि भृंगार पत्र जैसा स्वच्छ, लघुतर, विशद, जो स्वादे तिक्त रस का होता है, शीत है, सूर्योदय, परिमल, आमोद, सौम्यत्वदायी जो होता है, निस्नेह, ऐसा जो कर्पूर है वो श्रेष्ठ बताया हुआ है। और अग्राह्य जो अन्य कर्पूर है, जो स्फोट व्रण निर्माण करने वाला ऐसा कर्पूर है, ऐसा इसका वर्णन है। तो आज सिनामोमम कैम्फोरा, ये कर्पूर का जो पेड़ है, ये सिनामोमम कैम्फोरा, जैसे तमाल पत्र और त्वक, दालचीनी का जो पेड़ होता है उसी के प्रजाति में होने वाला सिनामोमम, ये उससे भी कर्पूर जो निकालते हैं वो नेचुरल जो कर्पूर है। और आज जो चीना का कर्पूर जो है वो चीन एक्सपोर्ट करता है। उस जमाने में भी मध्यकाल में चीन से कर्पूर आता रहेगा। तो आज जो कर्पूर आता है वो पाइनस रॉक्सबर्ग का, जो पाइन के सरल के जो पेड़ है, सरल का जो निर्यास है, तो सरल के पेड़ से आज कर्पूर बनाया जाता है। तो चीना का कर्पूर शायद यही रहेगा। सिंथेटिक जो होता है, वो सिंथेटिक कैंपर जो आज जो मिलता है वो पाइन से, सरल के पेड़ से बनाए होते हैं। पाइन जो है हिमालयन रीजन में नेपाल, चाइना, भूटान तक बहुत पेड़ मिलते हैं। तो इंडियन पाइन जो होता है, इंडियन सरल वृक्ष, उससे 17% ही कैंपर मिल सकता है। और जो बाहर होने वाली जो अदर वैरायटी है उसमें से 70% कर्पूर निकाला जा सकता है। इसलिए कर्पूर चाइना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और सिंथेटिकली ये बनाया जाता है, उसके जो लक्षण है, ओपेक होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो नॉन एडिबल है। ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स बाह्य उपयोग के लिए उसका उपयोग करना चाहिए और धार्मिक जो रिलीजियस पर्पस के लिए। इसके लिए कमर्शियली ग्रेड वाइज जो होता है, तो फार्मा ग्रेड का एक कर्पूर आता है 98% सिंथेटिक ऐसा होता है, और पूजा ग्रेड का जो होता है 94% सिंथेटिक। तो जो सिंथेटिक कर्पूर है वो पाइन सरल की निर्यात से बनाते हैं आज। जो सिनामोमम कैम्फोरा जो है उससे नेचुरल बनाते हैं। एक जो ऐसी बात है जो चुनेकर शास्त्री जी ने भी बताई है कि ड्रायोबैलेनोप्स कैम्फोरा करके जो एक पेड़ है, ये जो पेड़ है वो तमाल पत्र की जाति का न होते हुए जो शाल वर्ग के जो है डिप्टेरोकार्पेसी में होता हुआ है, जो एक ट्री है, तो उससे भी भीमसेनी कापूर जो है वो बनाया जाता था। तो लेकिन उसके पौधे भारत में नहीं मिलते, वो सुमात्रन की जो स्पीशीज है उसका नाम भी है। तो वहां पे वो बहुत होते हैं। और देखो ये ट्रांसपेरेंट जो है भीमसेनी कर्पूर जो है उसका लक्षण जो है वो ऐसा है। तो ये उसका पेड़ है। और जो पत्री या नागी कर्पूर, जिसे और भी कई पौधे ऐसे हैं, जैसे कर्पूर तुलसी हमको पता है, ब्लूमिया है, ऐसे ब्लूमिया की एक 3-4 स्पीशीज है कि जिसके पत्र से वो सुगंधी रहते हैं, तो कर्पूर तुलसी, उससे भी कर्पूर बनाया जाता है। ये हिमालयन नहीं, इसके लिए हम आगे जाते हैं। एला संहिता 2 प्रकार की एला बताई है, स्थूल एला और सूक्ष्म एला। तो सूक्ष्म एला जो है वो साउथ इंडिया में उसका कल्टीवेशन किया जाता है, या महाराष्ट्र, वो हिमालय में नहीं होती। आप सबको पता है कि साउथ इंडिया में बहुत एला होती है, सूक्ष्म एला। और स्थूल एला जो बड़ी इलायची है वो हिमालय में होती है। यहाँ पे इसलिए हम स्थूल एला ही देखेंगे। उसको हरेणुका भी बोलते हैं, उसका एक नाम है बृहत एला। तो एला की हिमालय से लेके आसाम, बंगाल, सिक्किम तक उसका कल्टीवेशन किया जाता है। सिक्किम में भी जैसे मैंने हपुषा के बारे में कहा था कि जूनिपेरस जो है वो वहाँ के लद्दाखी लोगों का होली प्लांट है, वैसे हमने देखा कि सिक्किम के लोगों का और ये लामा लोगों का ये बृहत एला ये होली प्लांट है।
उसको हाथ लगाने के लिए भी वो लोग देते नहीं है ऐसा। तो वहां पे खेती हो जाती है। तो बंगाल एक मोरंग इलायची करके जो आती है, बंगाल कैर्डमम जिसे कहते हैं, वो एमोमम एरोमेटिकम नाम की जो स्पीशीज है, वहां पे बंगाल इलायची करके वो है। और केरल एला जो केरल में, और एक एला जो है वो प्यूसिडानम ग्रैंडी करके जो एक पौधा है, तो उसी की खेती स्थूल एला करके केरल में की जाती है। एक बाफली नाम से भी एक अन्य द्रव्य, उसको बृहदेला ले सकते हैं, ऐसा एक मत है। तो स्थूल एला जो हिमालय में होती है उसका नाम है एमोमम सुबुलेटम। तो ये जैसे हल्दी के पत्ते होते हैं तो उसी तरह के, लेकिन उसके हल्दी है, एला है, सूक्ष्म एला, पत्तों को एक स्पेसिफिक उसको गंध रहती है ऐसी। और बृहद एला और सूक्ष्म एला हम सभी जानते हैं कि वो उष्णवीर्य की होती है, बड़ी होती है, इसके लिए इसको बृहद एला कहते हैं। मसालों में जो उसका उपयोग किया जाता है, ये यहाँ से बृहद एला निकाली जाती है। तो वो हिमालयन है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं मिलती, 5-6 हजार फीट, 6-7 हजार फीट पे उसकी खेती की जाती है। दूसरा हम द्रव्य लेंगे अलग, अगला मंजिष्ठा। मंजिष्ठा जो है रूबिया कॉर्डिफोलिया, ये सबको पता है कि मंजिष्ठा नाम से एक दो मार्केट में उसमें 3 ग्रेड आते हैं, अफगानी मंजिष्ठा, देशी मंजिष्ठा और ईरानी। इसके लिए मैंने मंजिष्ठा यहाँ पे ली है कि रूबिया कॉर्डिफोलिया ये जो है ये फील्ड सैंपल है, उसकी रक्तवर्णी उसका मूल जो है वो लेना हमें चिकित्सा के लिए अपेक्षित है। मंजिष्ठा भी एंडेंजर्ड लिस्ट में आई हुई है, सभी जगह मिलती नहीं है। टिपिकल उसका जो पाइलोटैक्सी है उसकी, तो उसके ऐसे 4-4 पत्ते जैसे आते हैं। और जो हमारे इधर मतलब वेस्टर्न घाट में जो मंजिष्ठा मिलती है उसको सफेद फूल होते हैं। और हिमालय में जो मंजिष्ठा मिलती है रूबिया मंजीठ करके उसकी एक वैरायटी हम कह सकते हैं, तो उसको लाल फूल। हिमालय में बहुत मंजिष्ठा मिलती है, बहुत कॉमनली मिलती है। और लेकिन उसके जो मतलब भारतीय जो इंडियन मंजीठ जो कहते हैं उसको मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी ये जो जड़ें हैं बहुत छोटी छोटी होती है। कमर्शियली शायद इसके लिए उसका इतना उपयोग नहीं किया जाता, फिर भी वो एंडेंजर्ड है। हमारे इधर हमारे कॉलेज में उसका कल्टीवेशन और उसके कंजर्वेशन के लिए इसका काम चल रहा है। जो ईरानी मंजिष्ठा करके आती है, जो बड़ी बड़ी होती है, वो ईरान से आती है, रूबिया टिंक्टोरम नाम से। वो ईरान से आती है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में ईरान से जैसे ये वॉर के और जैसे थोड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो ईरान से मंजिष्ठा आना बंद हुआ। तो अभी अफगान से मंजिष्ठा आती है। तो ईरान मंजिष्ठा बड़ी होती है, इसके लिए मार्केट में वही चलती है। और जो भारतीय है उसके छोटे छोटे रूट रहते हैं, इसके लिए वो इतना लेते नहीं। बाद में प्रियंगु, प्रियंगु नाम से भी अलग अलग द्रव्य अलग अलग जगह पे है। ग्रंथों में 2 प्रकार के प्रियंगु बताए हैं, प्रियंगु और गंध प्रियंगु। तो गंध प्रियंगु या गौला हम उसको जाना जाता है। प्रूनस महाले ये जो है, तो ये हिमालयन भी एक स्पीशीज है, उसकी फल मज्जा लेते हैं, फल प्रियंगु करके। फूल प्रियंगु करके मार्केट में फल फूल प्रियंगु भी आता है। कैलिकर्पा मैक्रोफाइला, ये भी हिमालयन नदी किनारे होने वाला एक पौधा है। और फिर प्रियंगु नाम से जो फल प्रियंगु आज जो मार्केट में आता है, दूसरा जो कम क्वालिटी का जो रेट में थोड़ा कम होता है, ये गौला और कैलिकर्पा को गंध रहती है। अग्लेया रॉक्सबर्गिया, तो वो उसको इतना गंध नहीं होता, छोटे छोटे दाने उसके आते हैं। और लेकिन ग्रंथों में जो उसका वर्णन है प्रियंगु लता, तो ये जो सब प्रियंगु के है वो ट्री स्पीशीज है, पेड़ है उसके। इसके लिए कुमाऊं गढ़वाल और कुमाऊं प्रांत के जो वैद्य है, तो दहिया नाम का वहां पे एक लोकल लता होती है, तो प्रियंगु नाम से वो वही का उपयोग करते हैं। तो कैलिकर्पा मैक्रोफाइला, ये जो हिमालयन स्पीशीज जो होती है, तो हिमालयन प्रियंगु ये है। और मार्केट में जो आते हैं छोटे छोटे जो प्रियंगु वो ये है। दूसरा द्रव्य अभी हम देखेंगे जो संहिताओं में वर्णित नहीं है,
ग्रंथों में। आज के जमाने में ये लिया जाता है डिजिटालिस रुद्रपत्री नाम के, वो भी टॉक्सिक होता है, लेकिन हार्ट के लिए जो उसकी दवाई जो मॉडर्न मेडिसिन में जो प्रसिद्ध है, तो डिजिटालिस परप्यूरी बहुत हिमालय रीजन मिलती है। CCRS ने भी कई जगह पे उसका कल्टीवेशन किया है। ये जो वैरायटी है, जैसे वॉयलेट कलर की जो फ्लावर्स की है, वो डिजिटालिस परप्यूरिया है, और डिजिटालिस लैनाटा ये जो है ऐसी दिखती है। तो ग्रंथोक्त है, इसलिए बहुत ज्यादा हम वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन हिमालय में और ये नर्सरियों में और अभी इसकी खेती की जाती है, क्योंकि वो कमर्शियली इम्पोर्टेंट है मॉडर्न मेडिसिन में। दूसरा एक ऐसा द्रव्य है जो पिछले लेक्चर में किसी ने पूछा था, तो श्योर 100% में नहीं कह सकती, लेकिन ब्रह्म कमल, जो ओरिजिनल ब्रह्म कमल हम जानते हैं, वो हिमालय पे हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। 14-15 हजार फीट के ऊपर मिलता है ब्रह्म कमल जो है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वहां पे लोकली भी ब्रह्म कमल बोलते हैं। वो पौधा छोटा क्षुप होता है, पुष्प की प्रजाति में मिलने वाला, सॉसूरिया ऑब्वेलेटा करके। तो एक दो जगह पे जो उल्लेख है कि प्रपौंडरिक उत्तरायण द्रव्य श्वेत है, शुभ्र है, मुनि श्रेष्ठ, तो वहां पे जो हिमालय में जो ये मिलते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे जैसे सभी जो शिव जी के या अलग अलग जो देवालय जो वहां पे होते हैं, तो शिव जी को वो देवताओं को अर्पण किए जाते हैं, ये जो फूल होते हैं। तो बहुत उसको भी एक होली के स्वरूप में उसको माना जाता है। और एक बात जो ब्रह्म सुवर चला करके जो दिव्य औषधि में एक है, हिरण्य क्षीरा, पुष्कर सदृश पत्रा, जो बड़े पत्ते हैं, और ये सभी जो दिव्य औषधियों के बारे में कहा ही है कि अनति प्रसिद्धा अनति महता, क्योंकि अदृष्ट है, वो मिलने में अभी भी बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से वो मिलती नहीं। लेकिन दिव्य औषधियों का उपयोग करने का जो वर्णन आया हुआ है, उसमें कहा है कि ये दिव्य औषधियों का सेवन करने के बाद 6 महीने फिर जैसे नींद आती है, और बाद में नई जो है फिर से कांति वर्ण और सब नया प्राप्त होता है। और वो ऐसे टाइप के कुछ जो विषैले भी कुछ उसमें से वनस्पतियां रही होगी, या उग्रगंधी ऐसे कुछ प्रभाव होने वाले। तो एक जो हमारा जो अनुभव है, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, ये सॉसुरिया ऑब्वेलाटा के बारे में, कि ये जो उसके ये फूल रहते हैं, ये जो सेंट्रल पार्ट जो है फ्लावर का, और उसमें ये कवर्ड ऐसा जो है कैप्सूल जैसा प्रोटेक्टेड ऐसे व्हाइट कलर। तो ये जो वहाँ की लोकल जो औरतें या लोकल लोग जो देवताओं के लिए ये जो फूल कलेक्ट करते हैं 15,000 फीट से, तो वो भी नाक में या ऐसे कुछ कपड़ा बांध के मुंह पे वो कलेक्ट करते हैं। हमने खुद देखा है कि उसका बहुत ही उग्र गंध होता है। वो कलेक्ट करते समय बहुत ज्यादा समय अगर उसका गंध लिया जाए तो मूर्छा आती है, ऐसा लोकल लोग वहां पे बताते हैं। तो इसके लिए शायद वो हो सकता है, लेकिन पता नहीं मुझे। इसके आगे भी और फेन कमल, इसकी और एक स्पीशीज मिलती है जो 17,000 फीट के ऊपर मिलती है, वो भी बहुत ही दुर्लभ ही है। बाद में हम देखेंगे जीरक, जीरक द्वय त्रय बहुविध, ऐसा नाम जो उसको दिया है कि टीकाकारों ने और ग्रंथ में जीरक के बारे में बहुत अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी है। तो सुश्रुत में बताया हुआ जीरक द्वय, 2 प्रकार के जीरक है, शुक्ल और पीत भेद से। फिर भाव प्रकाश में भी शुक्ल, कृष्ण और काला जाजी, ऐसे 3 प्रकार के जीरक मिलते हैं। शारंग धर्म में स्थूल और कृष्ण ऐसे, और उनके अलग अलग वर्णन किए हुए हैं, कि जैसे है कि शुक्ल जीरक, उसको अजाजीवी नाम है, वो दीर्घ जीरक ऐसे कहा है, शीत जीरक ऐसे निश्चल करने कहा है, या फिर महाजीरक नाम से एक जगह पे जीरक का वर्णन चक्रपाणी करते हैं। फिर शीत जीरक या कृष्ण जीरक नाम से उपकुंचिका ऐसा भी एक नाम है। तो और बहुत से ऐसे कोटेशन होते हुए चक्रपाणी एक जगह पे कहते हैं कि जीरकम बहुविधम, बहुत प्रकार के जीरे होते हैं, और हमने हिमालय में जीरक की खेती होती है, और सभी हिमालय छोड़ के भारत भर में भी खेती की जाती है। लेकिन हमने हिमालय में 3-4 प्रकार के जीरे कल्टीवेशन जहाँ पे लोकल लोग जो कल्टीवेट करते हैं वो देखे हैं। इसके लिए यहाँ पे जीरक हमने लिया। क्यूमिनम साइमिनम ये जो है
जीरक का नाम है। तो काला जीरा जो ज्यादा से ज्यादा होता है, शिंगू जीरा, काला जीरा नाम से हिमालय में जीरक की खेती की जाती है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से 2-3 प्रकार के जीरक हमने देखे। अभी मैं नहीं बता सकती कि इसमें से कौन सा अलग अलग जो बताए हैं, लेकिन सुगंधी होते हैं। फिर कृष्ण जीरक के बारे में जो वर्णन है कि सुगंधी और उद्गार शोधन करने वाला जो जीरक है, तो उसको शारंगधर में उसका उल्लेख है कल्वजिका या पाश्चात्य खुराबानी नाम से कृष्ण जीरक का एक वर्णन है। फिर डल्लन ने एला को भी पृथ्वी का पर्यायी नाम है और कृष्ण जीरक को भी है, तो कृष्ण जीरक नाम से ये एक अन्य मत भी एक है। फिर गंगाधर उपकुल्या नाम से कृष्ण जीरक लेते हैं। फिर पृथ्वी का नाम से स्थूल जीरक लेते हैं, श्याम वर्ण का स्थूल जीरक होता है, या फिर हिंगू पत्री का, ऐसा भी ले सकते हैं। फिर कारवी नाम से फिर जीरक है, सुगंधी, सूक्ष्म और कृष्ण जीरक, ऐसे एक शारंगधर में एक जगह पे कोटेशन है। फिर स्वल्प प्रमाण का जीरक ईशत कृष्ण रहने वाला कृष्ण जीरक है। सूक्ष्म मुख, चक्रदत्त जो कहते हैं सूक्ष्म मुख वाला स्वल्प। फिर एक जगह पे स्थूल कृष्ण जीरक भी आए हैं। तो कृष्ण, स्थूल, स्वल्प ऐसे देखते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि जीरक और कृष्ण जीरक में स्थूल जीरक और सूक्ष्म जीरक ऐसे थोड़े भेद रहे होंगे, इसके लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है। उत्कुंजिका नाम से ये कृष्ण जीरक का एक कोटेशन आया है। ये फिर खरा नाम से भी चक्रपाणी का एक कोटेशन है कि कृष्ण जीरक लिया जाए, ये एक है। और जो तीसरा जीरक जो बताया है काला जाजी सुशवी या उपकुंचिका, ये नाम से जो है पृथु कृष्णा, तो स्याह जीरा ऐसे करके राजनिघंटू ने बताया कि स्याह जीरक जो है वो कश्मीरज है। तो हिमालय में उपकुंचिका ये तो हिमालयन होते, हाई एल्टीट्यूड पे ये होते हैं, तो कृष्ण ही दिखते हैं उपकुंचिका। इसमें भी शायद स्थूल जीरक या बृहद जीरक ऐसे उसके भेद रहे होंगे, क्योंकि बाद में उसका नाम बृहद कृष्ण जीरक या स्थूल जीरक, थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। भाव प्रकाश में और शारंगधर में उसका वर्णन जो आया है बृहद जीरक कलौंजी या उपकुंचिका को जीरक भेद करौंजी शब्दवाच्य कलवाचिका। तो कलौंजी या करौंजी आज जो एक हम लेते हैं नाइगेला सटाइवा जो कलौंजी नाम से आती है, उपकुंचिका ऐसे उसका नाम है, तो शायद ये जीरक वो हो सकता है। और भी एक जीरा काला जीरा नाम से हिमालय में जो होता है ब्यूनियम पर्सिकम, जो कृष्ण वर्ण का काला जीरा करके उसकी खेती की जाती है, और ऐसे ही उसको बहुत छोटे सूक्ष्म ऐसे होते हैं, तो ये एक जीरा है। ये कैरम कार्वी जो कृष्ण जीरक जो है उसका जो बोटानिकल एक सोर्स जो है वो कैरम कार्वी है। फिर हम देखेंगे भंगा। भंगा की संहितोक्त भंगा के बारे में संहिताओं में इतना वर्णन नहीं है, बाद में निघंटों में अहिफेन और भंगा का वर्णन आया हुआ है। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि भंगा के पेड़ जैसे हमारे इधर महाराष्ट्र में और जैसे कांग्रेस घास जैसे बहुत रोड के साइड में मिलते हैं, वैसे हिमालय में रोड साइड पे भंगा बहुत आती हुई मिलती है, और उसका जो वर्णन है किया हुआ है। एक फल यहाँ पे फल वर्ग में आया हुआ एक दो फल जो कश्मीरज है, टंक है, और सिम्बितिका फल जो चरक संहिता में सभी संहिताओं में सिम्बितिका या सिंचितिका फल नाम से एक फल जो आया हुआ है। तो आज के जमाने में हम एप्पल जो लेते हैं मैलस सिल्वेस्ट्रिस नाम का जो है, तो उसका जो वर्णन है, और हमने हमारे कॉलेज में भी ये सिम्बितिका फल के ऊपर एक स्टूडेंट ने को लेके काम किया था। तो सिम्बितिका संहितोक्त सिम्बितिका फल जो है ये एप्पल है जैसे मानते हैं। फिर रुद्राक्ष हिमालय में हाई एल्टीट्यूड में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश हिमालयन के थोड़े निचले प्रदेश और सभी भूटान और बंगाल तक ये रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हैं। बहुत वो पेड़ ट्री होता है उसका। और शिव जी के लिए शिव मतलब शिव और रुद्राक्ष उनका बहुत गहरा संबंध है, राज निघंटु में उसका वर्णन है। बाकी संहिताओं में और निघंटु में बहुत ज्यादा वर्णन आयुर्वेद में नहीं मिलता। राज निघंटु उसको शिवाक्ष, शिवप्रिय, नीलकंठाक्ष ऐसे कहते हैं, उसके नीले नीले फल आते हैं, और अम्ल उष्ण ऐसे होते हैं, वातघ्न, शिरोर्ति और भूत ग्रह नाशन। तो
तो प्रभाव से हम रुद्राक्ष आज भी पहनते हैं, जैसे मणि धारण करते हैं तो रुद्राक्ष का भी धारण किया जाता है, तो प्रभाव उसका भूतग्रह नाशन। तो ये जो एलियोकार्पस गैनिटस करके जो ये स्पीशीज आती है, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, उसके ऐसे फल रहते हैं, जो बीज होता है उसका, तो ये रुद्राक्ष का बीज है। इसकी एलियोकार्पस की अलग सिराटस वगैरह जो एक काफी और भी स्पीशीज है जो वेस्टर्न घाट में मिलती है, जो साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, जो ऑर्नामेंटल रुद्राक्ष करके उसके अलग थोड़ी वेरिएशन उसके फल में भी होती है, लेकिन वो हिमालय में ये मिलती है, इसलिए यहाँ पे यही एक रुद्राक्ष बताया हुआ है। ये देखो, ये रुद्राक्ष के पेड़। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, रुद्राक्ष का पेड़ हम जान सकते हैं, देखो उसके पेड़ पत्ते जो होते हैं, कई 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 पत्ते थोड़े ऑरेंज कलर के ऐसे बीच बीच में होते हैं, और ये रुद्राक्ष का फल ऐसा होता है, और फूल जो होता है वो ऐसा। बाद में और भी एक जो वनस्पति है कि बनफशा करके, वो भी यूनानी मेडिसिन में इसके उपयोग होता है। आयुर्वेद में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन यूनानी मेडिसिन में बनफशा की, वायोला की बहुत स्पीशीज होती है, और वहां पे लोकली उसका शरबत भी मिलता है, वो पित्त शामक और ऐसा काम करता है, और उसका शरबत मिलता है। वायोला ओडोरेटा अल्बास ये स्पीशीज है। वायोला की बहुत सी स्पीशीज है जो हमने हिमालय से लाके हमारे कॉलेज के गार्डन में भी लगाई हुई है। जो वायोला सरपंच जो है, नीले फूल की बहुत स्पीशीज आती है, ये बनफशा है, और यूनानी मेडिसिन में उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा और एक है जो सिर्फ हिमालय में ही मिलता है, ऐसे नहीं, सभी जगह भी इसकी खेती की जाती है। आज के जमाने में रोजमेरी, जैसे अलग अलग कुजीन में जो आते हैं, जो उसमें रोजमेरी जो उसका उपयोग किया जाता है, जो यूरोप अमेरिका में भी होती है, साल्विया रोजमेरिनस। तो हिमालय में और CCRS के जो यूनिट है या अलग अलग नर्सरियां है, उसमें रोजमेरी का कल्टीवेशन आज बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, इसके लिए मैंने ये पौधा दिखाया। तो रोजमेरी जो है, तो ऐसे हम अनुक्त द्रव्य कह सकेंगे कि जो ग्रंथों में नहीं है, लेकिन उसके रस वीर्य विपाक, उसका गुण का निर्धारण करके हमें उसका उपयोग करना चाहिए। एक श्रीरंग गलगले सर की मैं बात कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक दो जगह पे उसका लेक्चर दिया है, तो रोजमेरी के गुण कर्म कैसे हो सकते हैं, उष्ण वीर्य की है, कटुरस प्रदान है, ऐसे उन्होंने उसका अभ्यास करके एक निश्चय किया है। और वो यूरोप अमेरिका में जो वैद्य, बहुत सारे वैद्य, मद्दा सर है आयुर्वेदिक के, जो प्रैक्टिस करते हैं, शायद रोजमेरी का उपयोग हम कर सकते हैं जब ऐसी कंडीशन जो वात कफ प्रधान कुछ अवस्था है, तो हम उसमें कर सकते हैं। और भी रोडोडेंड्रॉन, हिमालय में रोडोडेंड्रॉन का भी वर्णन आयुर्वेद ही है। एक जो चूणेकर शास्त्री की तालीस पत्र के नाम से जो अलग अलग जो पौधे आते हैं, पेड़, तो इसमें से तालीस पत्र के नाम से एक मत है। तो रेडोडेंड्रॉन की बहुत सी स्पीशीज हिमालय में आती है, बहुत सुंदर सुंदर फूल उसको आते हैं। तो हिमालय ये जो स्पीशीज है रोडोडेंड्रॉन, तो अलग अलग आती है, इसके लिए मैंने दिखाया। और वो सिक्किम का स्टेट फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन ये, और बहुत मिलता है, इसके लिए मैंने दिखाया। उसका भी सिरप कर, जैसे बनफशा का शरबत होता है, रोडोडेंड्रॉन का शरबत भी लोकली वहां पे पिया जाता है, वो भी पित्त शामक करके लोग उसका उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से आज जो अभी हिमालय में मिलने वाली, और ज्यादातर से आयुर्वेद में जिसका वर्णन है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ऐसी जो वनस्पतियां हैं, ऐसा उसका वर्णन मैंने किया है। और देवदत्त जी, मैं अभी यहाँ पे रुकती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जब तक प्रश्न दौर चल रहा है, तो हिमालय में मैंने बताया था पहले भाग में कि अलग अलग फूलों की घाटियां है, और बहुत से सुंदर वाइल्ड फ्लावर्स है। तो ये चलते समय शायद लोग देख सकते हैं सब, इसके लिए वो एक हम चालू रखते हैं बैकग्राउंड। जब तक प्रश्न आते हैं तब तक मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि पहला पार्ट जो है इस प्रेजेंटेशन का, वो YouTube पे अपलोड हो चुका है,
और उसका लिंक जो है वो मैंने चैट में दे दिया है। अगर किसी को चाहिए तो वो कॉपी करके या उस यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला पार्ट इस प्रेजेंटेशन का अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर की है। एक प्रश्न आया है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि कैन वी गेट द पीपीटी। So the answer is no. Please don't ask for the PPT. On behalf of Ila Bhor madam, I would request you to go through the presentation which is uploaded on the YouTube. Please don't ask for the PPT because it's a private property of Ila Bhor madam, and I know she will not refuse you. So I am on her behalf. I am requesting you to go through the presentation on the YouTube only. What meaning we can take by the term Gandhakarma, madam? गंधकर्म एक संज्ञा जो है जो रसशास्त्रों में पारद संस्कार के लिए भी हुई है, लेकिन मैंने जो वनस्पतियों के बारे में जो गंधकर्म ऐसा है, जो बहुत सी सुगंधी द्रव्य जो है ना, तो जनरली मैंने जो देखे है उसके लोकल जो ट्रेडिशनल यूज जो है, तो एक तो सुगंधी धूप की तौर से उसका उपयोग किया है, या फिर आहार में फ्लेवरिंग एजेंट के लिए गंध द्रव्य सुगंध है, जैसे मसाले हमारे बहुत से सुगंधी हैं, तो जैसे तिमूर का मैंने उल्लेख किया, तो उस तरीके से बहुत सी द्रव्यों का उपयोग किया है, या फिर लेपन के लिए। बनफशा प्लांट को ही अर्चा प्लांट कहते हैं क्या? हाँ, उसका लोकल नाम आर्चा या डोलू, जो उसके अलग अलग स्पीशीज है, तो डोलू आर्चा नाम नहीं, बनफशा नहीं, सॉरी, रेवंची नहीं, कंकुष्ठ जो प्लांट है ना उसको आर्चा कहते हैं। बनफशा को तो बनफशा ही यूनानी नाम है, बनफशा नाम ही लोकल नाम है। रोजमेरी का कोई संहितोक्त वर्णन है क्या? नहीं, और नहीं, उसका गुणकर्म किस व्याधि पर इसका काम हो सकता है? मैंने तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। गलगली सर ने उनके एक लेक्चर में बताया हुआ था कि यूरोप अमेरिका में जब हमारे जो बहुत सारे द्रव्य जो हम यहाँ पे कॉमनली यूज करते हैं, जब वो अमेरिका यूरोप जैसे जगह पे उपलब्ध नहीं होते, तो रोजमेरी वहाँ पे लोग बहुत यूज करते हैं, वहाँ के पौधे होते हैं, तो वहाँ पे एक कंडीशन में उन्होंने किया था, कफवात प्रधान अवस्था में ही उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो उष्ण तीक्ष्ण है। उसी के रिलेवेंस में एक प्रश्न है कि अनुक्त द्रव्यों का रसवीर्य विपाक कैसे ले सकते हैं? इसके लिए बहुत सभी जगह पे काम चल रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में उसके एमडी पीएचडी के लिए काम चल रहा है। रस परीक्षा, रसवीर्य विपाक देखने के जो परीक्षा, उसकी जो मेथोडोलॉजी सेट है, उसके ऊपर पेपर भी पब्लिश्ड है, कई काम चल रहा है, अभी भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम अपने अपने तरीके से, और जो प्रमाण बताए हैं शास्त्रों में, तो उन प्रमाण के निर्धार पे हम उसमें उसके गुण रस वीर्य विपाक का थोड़ी सी पहचान कर सकते हैं, और ऐसी गाइडलाइन शास्त्रों में बताई हुई है ऐसे, क्योंकि हर बार सभी ने, और जो संहिता में जो द्रव्य है निघंटुओं में, जैसे जैसे अहिपेन है, भंगा है, जैसे मैंने सिम्बिति का फल दिया है, तो मदन पाल निघंटु के ऊपर हमारे कॉलेज में हमने जो काम किया है, तो हमने उस वक्त देखा कि मदन पाल ने बहुत एक्सोटिक जो फल है, जैसे नाशपति, आलू बुखार, जो आजकल जो पेड़ जो सिम्बिति का है, ऐसे कई द्रव्य जो है कि जो आज एक्सोटिक है, और आज हम बहुत प्रचुर मात्रा में हम यूज करते हैं। तो उस वक्त मध्यकाल में जो संहिताओं में उनका वर्णन नहीं, लेकिन ये लोगों ने उनका अभ्यास करके ही उसके रस गुण वीर्य विपाक निश्चित करके बताए हैं। तो रस परीक्षा है, उसके लक्षण दिए हैं रसों के, वीर्य कैसे पहचानते हैं, तो विपाक है, विपाक के मलस के ऊपर, मतलब अलग अलग, अभी ये तो यहाँ पे इतना डिटेल तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन उसके ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया है, और भारतीय विद्यापीठ में है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो पेपर पब्लिश्ड है, वो देख के हम कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगी,
एक बात कि जैसे आज जागतिक स्तर पे जो हर्बल ड्रग्स है, मतलब हर्बल ड्रग इंडस्ट्री अभी बहुत आगे आगे उसको डिमांड बहुत होती जा रही है, और इसके हिसाब से आप देखा जाए तो रिसर्च के संशोधन के ऊपर अगर देखें तो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके ऊपर ही हम आज कौन सा द्रव्य निश्चित करके ले सकते हैं, ये एक बात है। लेकिन पुराने जमाने में एक है, और लोकल लोगों से मैंने सीखी है। यहाँ पे एक फोटो मैंने दिखाया था, एक गुरुजी थे, वो 95 इयर्स ओल्ड थे, तो उन्होंने भी सत औषधि नाम करके, मतलब लोग वहां पे लोकली जो ऐसे औषधि सब देख के दवाई बनाते हैं, यूज करते हैं, तो उनके जो अनुभव है ऐसे कि हर एक पौधा जो है, तो निरीक्षण, जो कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो एक सबसे बड़ी बात है। और एक एक करके जो प्राणी जो वहां पे मिलने वाले, जो घोड़े, खेचर, जो भी है, जो अलग अलग जो प्राणी है, वो क्या खाते हैं, उनको अगर कुछ हुआ तो क्या है, ऐसे बहुत निरीक्षण करके उन्होंने ऐसे कुछ वनस्पतियों का उपयोग किया है, तो खाने का एक साधन ऐसे मुझे। पृथ्वी का और गवाक्षी, इसके बारे में कुछ बताइए, उनमें यानी वो करके क्या लेना है? पृथ्वी का मतलब मैंने बताया कि एला को भी नाम है और जीरक को भी नाम है, और गवाक्षी मतलब इंद्रवारुणी, इंद्रवारुणी, महा इंद्रवारुणी जो है, तो गवाक्षी नाम इसको आया है। और दमनक के अनेक प्रकार है, तो उसमें से कौन सा प्रकार लेना है, और हम पूजा के लिए जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा? हाँ, पूजा के लिए आर्टिमिजिया की शायद वो अलग स्पीशीज रहेगी, लेकिन मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया है, तो उसका एग्जैक्ट स्पीशीज मैं अभी नहीं बता सकूंगी। शायद वो ज्योतिबा के लिए जो यूज की जाती है ना, तो मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन हिमालयन जो आर्टिमिजिया है अलग अलग, तो वो तो मैंने बताया कि चौहार, किटमारी यवानी करके कौन सी ली जाती है, और दमनक करके वल्गैरिस जो ली जाती है, तो वो बताया है मैंने। आप बहुत शायद कुछ स्पीशीज बता उसकी रही होती थी, है। आप शायद गवाक्षी हाँ, के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, नहीं, गवाक्षी के बारे में जो बताया, महा इंद्रवारुणी, इंद्रवारुणी, ये जो है वेस्टर्न घाट के प्लांट्स है। विशाला जो है महा इंद्रवारुणी, वो हिमालयन रीजन पे बहुत जगह पे होती है, वो मैंने देखी है। उसके बड़े बड़े फल जो होते हैं, विरेचन द्रव्य में वो जो उसका उपयोग किया जाता है, विरेचन, तो तीक्ष्ण विरेचक है, और वो हिमालय में होती है। और एक बात ये फिर से मैं कहना चाहूंगी कि ये जो द्रव्य गुण का जो अभ्यास आपके सामने 15-20 सालों से हमें निरंतर, ये लगातार प्रक्रिया है। मैं भी बहुत थोड़ा काम मैंने किया है, जितना किया है वो बस आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है। एक बार, दो बार, चार बार देख के भी ये पूरी तरह से हम सभी का कंक्लूजन नहीं कर पाते। बार बार करके वो अगर करेंगे तो ही थोड़ा हम ज्यादा उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। मैं भी बहुत परिपूर्ण बिल्कुल नहीं हूँ उसमें, मेरा भी अभ्यास और भी चल ही रहा है, और वो निरंतर चला रहेगा। सोम वनस्पति के सोर्स कौन से हैं, यानी 24 प्रकार जो आपने बताए उसमें से कुछ है क्या? 24 प्रकार तो सुश्रुतोक्त सोम के मुझे पता नहीं है, लेकिन सोम नाम से जो मैंने बताया कि इपेड्रा जिरार्डियाना है, इपेड्रा की एक स्पीशीज है, सौराष्ट्र में एक स्पीशीज मिलती है, ऐसे जामनगर के कुछ तज्ञों ने मुझे बताया था, तो शायद वो भी ले सकते हैं। सर्कोस्टिमा जो शेर है वो लेते हैं ऐसा, और दो तीन वनस्पतियां है, लेकिन सोम नाम से और क्या लेते हैं लोग पता नहीं। जो सोम संजीवनी करके आज जो सिरप मिलता है मार्केट में, उसमें तो गुरुची है सोमवल्ली नाम से, तो शायद अपने जो चंग जोशी सर की जो सोमासव है उसमें इपेड्रा लेते हैं, वो जो पूना में मिलती है सोमासव, तो ऐसे कई लोग सोम सार्कोस्टिमा लेते हैं, कई इपेड्रा लेते हैं, वैसे सोम दुर्लभ ही है। एक कमेंट उसके बारे में आए हैं कि सेरापीजिया स्पीशीज इज आल्सो कंसीडर्ड एज। हाँ, 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 जो अजयन सर है साउथ इंडिया में, अजयन सर भी बहुत बहुत काम करते हैं वनस्पतियों के बारे में, तो सीरोपीजिया, और जो यादव सर है कोल्हापुर के शिवाजी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के यादव सर, पाचुमकर सर जो है, तो उनके टीम में और अजयन सर के मैंने कई सारे पोस्ट या ये सुने हैं,
कि सीरोपीजिया की बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, तो उसमें से एक सीरोपीजिया जो है उसका जो सोम का वर्णन जो है वो एक सीरोपीजिया, मुझे अभी स्पीशीज का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन अजयन सर उसको सोम लेना चाहिए या माहिशवल्ली करके वो हम यूज कर सकते हैं, ऐसा अजयन सर बताते हैं। लेकिन वो भी सभी सीरोपीजिया एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो इतनी बहुत ज्यादा मात्रा में बिल्कुल ही मिलती नहीं, वो एंडेंजर्ड है। तो आज बहुत सी वनस्पतियों का यही आज सत्य स्थिति है, वो भी इतनी आसानी से हम यूज नहीं कर पाएंगे। कालाजाजी और पलांडू बीज को कैसे अलग अलग पहचाने जाए? मेरे पास ना कालाजाजी मतलब जो नाइगेला सटाइवा है वो कलोंजी का फोटो मैंने लिया था, शायद वो प्रेजेंटेशन में रहना मतलब लेना थोड़ा रह गया गलती से, मुझे अभी याद आया। थोड़ा बहुत कम फर्क है कालाजाजी और पलांडू में। कभी मैं अगर कभी अवसर मिला तो बाद में पोस्ट करूंगी, अभी मेरे पास नहीं है बताने के लिए, लेकिन काले होते छोटे छोटे रहते हैं। कुछ प्रश्न जो रिलेवेंट नहीं है उसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। एक प्रश्न है कि बाणघुंटा डिस्क्राइब्ड इन आर्यभट्ट रिगन, व्हाट यू कैन से अबाउट दैट? कौन सा कभी? बाणघुंटा हाँ, मैंने देखा है, लेकिन अभी कैसा ये विषय हिमालयन प्लांट्स का है, तो हिमालयन नहीं है, तो उसके बारे में बाद में अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाला थैकल नाम का जो फ्रूट है वही गार्सिनिया पेडिंकुलाटा है क्या? हाँ, मतलब एक मत ऐसा है कि गार्सिनिया पेडंकला थैकल जिसका लोकल नाम जहाँ पे वो प्रचलित है, तो वो एक नाम से जाना जाता है। प्रश्न तो यहाँ समाप्त हो गए हैं, तो यही हम हमारे मीटिंग का समापन कर दें। हाँ ठीक है। आयुर्वेदीय और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस अभ्यासमाला में, आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में शीला भोर मैडम ने 2 व्याख्यान, बहुत ही अभ्यासपूर्ण व्याख्यान, बहुत ही उनका एक्सपीरियंस है, उनका फील्ड स्टडी है, वो पूरा हमें दिखाई पड़ रहा है, ऐसे व्याख्यान उन्होंने दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। उसका पहला जो पार्ट है वो हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि चैट बॉक्स में मैंने उसका लिंक भेजा है, अगर किसी को नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने वो लिंक भेजा है। आप टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं तो वो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वैसे भी आप हमारा आयुर्वेदिया का जो यूट्यूब चैनल है वो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर एक वक्त जो आज का भी जो वीडियो है वो अपलोड जब करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बने रहिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज गौर मैडम ने इतना अच्छा व्याख्यान जो प्रस्तुत किया है उसको उसके लिए उनका मैं हम सभी के तरफ से और आयुर्वेदीय और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और यही आपकी ये मीटिंग एंड कर देता हूं। मैं भी सभी आयुर्वेदीय के सभी मेरे गुरुजन और टीचर्स एसोसिएशन के जो सभी जो ऑर्गेनाइजर्स है और आप भी देशमुख सर, सभी आपने मुझे जो अवसर दिया और मेरा थोड़ा सा ही जो कुछ अभ्यास है वो बताने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।